हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एलन ऑनलाइन के इस प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप सभी लोगों से मालूम हुआ कि जो उड़ान पीवाई की सीरीज थी वो आप सभी के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रही। उसी दिशा में आप सभी के लिए तेजस मार्क 2 जो कि जेई एडवांस बेस्ड पीवाई की सीरीज है, जिसके अंदर आज हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 11 बेस्ड पीवाई क्यूज। ये सीरीज आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगी, इसलिए आप हर क्वेश्चन को बहुत अच्छे से सीखें और समझें। और साथ ही साथ में एक और बात ऐड करना चाहूँगा आप सभी के लिए कि आप इस क्वेश्चन को खुद से भी सॉल्व करें और कमेंट बॉक्स में अपना आंसर भी मुझे बताते रहें। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर। क्वेश्चन क्या है? इन एलिन, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C3H4, द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कार्बन एटम्स इज आर। तो बढ़ते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। तो यहाँ पर सिंपली अगर हमें एलिन का स्ट्रक्चर पता है तो इजीली हम हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हैं। तो देखिएगा एलिन का कैसा स्ट्रक्चर होगा, कुछ इस प्रकार का आपका एलिन जो मॉलिक्यूल है उसका स्ट्रक्चर होगा। ये आपका एलिन का स्ट्रक्चर है, ठीक। इसे हमने C1, इसे इस कार्बन एटम को C1 बोल दिया, इसे C2 और इसे C3 बोल दिया, ठीक है। अगर हम यहाँ पर कार्बन एटम C1, C2, C3 के स्टेरिक नंबर पता लगा ले तो इजीली हम इनका हाइब्रिडाइजेशन पता लगा सकते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर जो हमारा C1 कार्बन एटम है इसने कितने सिग्मा बॉन्ड्स बनाए? 3 सिग्मा बॉन्ड्स बनाए आपके, और इस पे कोई लोन पेयर, 0 लोन पेयर। तो इसका स्टेरिक नंबर कितना हो गया? 3। तो हाइब्रिडाइजेशन कितना हो गया आपका? sp2। कितना ईजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट, अगर यहाँ पर C2 के लिए बात की जाए तो C2 ने आपके कितने सिग्मा बनाए, बॉन्ड बनाए? 2 सिग्मा बॉन्ड बनाए, और इस पे कोई लोन पेयर है? कोई लोन पेयर नहीं है। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना हो गया आपका? sp हो गया। ऐसे ही अगर हम C3 के केस में बात करें तो C3 ने आपके कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए? 3 सिग्मा बॉन्ड्स बनाए, और कोई C3 पे कार्बन एटम पे कोई लोन पेयर? कोई लोन पेयर नहीं है। तो यहाँ पर C3 का स्टेरिक नंबर 3, तो हाइब्रिडाइजेशन कितना हो गया हमारा? sp2। सो इस बिहाफ पर एलिन के अंदर हमें क्या पता चला कि यहाँ पर 2 कार्बन एटम C1 और C3, इनका हाइब्रिडाइजेशन आपका sp2 है, और C2 जो है उसका हाइब्रिडाइजेशन sp है। और ये हमारे कौन से ऑप्शन से मैच करता है? देख लीजिए कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए आप सभी लोग। तो हमारे बी ऑप्शन से मैच करता है, और यही आंसर हमें गिवन है, देखिए, ठीक। कितना इजी क्वेश्चन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज आर। तो आइए इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर जो हमें कंपाउंड गिवन है ये कैसा कंपाउंड है? हमारा एरोमेटिक कंपाउंड है। तो यहाँ पर हमें इस बात को ध्यान रखना है कि जो हमारा साइक्लिक पार्ट है वो क्या हो जाएगा? हमारा पेरेंट कार्बन चेन सिस्टम हो जाएगा, और हम लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल को फॉलो करते हुए नंबरिंग कर देंगे। और यहाँ पर ये जो मिथाइल है हमारा, यहाँ पर ये जो आपका मिथाइल है और ये जो क्लोरीन ग्रुप, ये कैसे वर्क करते हैं? एज अ सब्सटेंट यहाँ पर ये बिहेव करते हैं। तो देखिए हम यहाँ पर नंबरिंग करते हैं। एक बार हम यहाँ पर इस कार्बन को नंबर 1 कार्बन एटम, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि हम यहाँ पर जो क्लोरीन जिस रिंग के जिस कार्बन एटम से कनेक्टेड है, क्लोरीन रिंग के जिस कार्बन एटम से कनेक्टेड है उसको हम नंबर 1 देते हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि इन दोनों केसेस में हमारा लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल क्या हो गया? कॉम्प्रोमाइज हो गया। तो इस केस में फिर हम क्या करें? तो फिर हमें यहाँ पर जो हमारे सब्सटेंट में जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आएगा उसको ध्यान में रखते हुए उसको लोवेस्ट लोकेंट नंबर देते हुए हम नंबरिंग कर देंगे। तो देखिए, तो ये वाली नंबरिंग, चूंकि क्लोरीन जो कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है मिथाइल से, तो ये वाली नंबरिंग हमारी करेक्ट हो जाएगी और ये वाली नंबरिंग हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी। तो इस बिहाफ पर इस गिवन कंपाउंड का IUPAC नेम क्या हो जाएगा हमारा? देखिए इस कंपाउंड का IUPAC नेम हो जाएगा 1 क्लोरो 4 मिथाइल, और ये पूरा पार्ट हमारा क्या है? बेंजीन। तो इसको लिख देंगे बेंजीन, ठीक। ये एक IUPAC नेम हो गया इस कंपाउंड का, ठीक है। इस बात को आपको और ध्यान रखना है कि ये जो कंपाउंड है इस कंपाउंड को IUPAC ने एज अ टोल्यून एक्सेप्ट किया है। और हम क्या देख रहे हैं कि इसके इस पोजीशन पे, कौन सी पोजीशन है देखते हैं, 1 2 3 4, फोर्थ पोजीशन पे क्लोरीन ग्रुप लगा हुआ है। तो इस कंपाउंड को हम क्या बोल देंगे? इसका एक और IUPAC नेम क्या हो जाएगा? 4 क्लोरोटोल्यून। तो उसे लिख देते हैं हम। इस कंपाउंड का एक और IUPAC नेम हो जाएगा आपका 4 क्लोरोटोल्यून। सो इस गिवन कंपाउंड के हमारे पास 2 IUPAC नेम होंगे। एक तो होगा 1 क्लोरो 4 मिथाइल बेंजीन, और दूसरा होगा 4 क्लोरोटोल्यून। और ये कौन से ऑप्शन से मैच करते हैं? तो देखिए एक हमारा बी ऑप्शन से मैच करता है और एक मैच करता है सी ऑप्शन से, और यही आंसर हमें गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स इन प्योर फॉर्म इज आर अनस्टेबल एट द रूम टेम्परेचर।
तो बेसिकली हमें क्या बात ध्यान रखनी है, हमें इस बात को ध्यान रखना है कि जो भी हमारे एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होंगे वो सभी कंपाउंड्स क्या होंगे, आपके अनस्टेबल होंगे रूम टेम्परेचर पर। तो आइए इसका सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए, अगर हम ए ऑप्शन की बात करें तो ए ऑप्शन में हम साफ देख रहे हैं कि ये कार्बन क्या है हमारा, sp3 हाइब्रिडाइज। तो इन शॉर्ट ही कंपाउंड कैसा हो गया हमारा, नॉन प्लेनर। अगर ये कंपाउंड नॉन प्लेनर हो गया तो कैसा हो गया आपका ये कंपाउंड, नॉन एरोमेटिक, डायरेक्ट हम बोल सकते हैं। ठीक, बी ऑप्शन की बात करें, बी ऑप्शन के अंदर जो हमारा कंपाउंड है साइक्लिक है। अगर यहाँ पर हम हर कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन चेक करेंगे तो sp2 आएगा, नहीं कंपाउंड साइक्लिक है, प्लेनर है, और यहाँ पर 4 पाई इलेक्ट्रॉन का साइक्लिक डीलोकलाइजेशन। सो ये कंपाउंड हमारा कैसा हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक। ये कंपाउंड कैसा हो जाएगा हमारा, एंटी एरोमेटिक। कमेंट बॉक्स में आप भी जो भी आप जिस भी तरीके से सॉल्व कर रहे हो वो भी आप बात अपनी लिखते रहें, ठीक है। नेक्स्ट सी ऑप्शन के बारे में बात करते हैं। सी ऑप्शन के अंदर जो हमें कंपाउंड गिवन है इसको हम थोड़ा पोलर फॉर्म में लिख लेते हैं ताकि थोड़ा इजी रहे। तो देखिए, इस कंपाउंड को कुछ पोलर फॉर्म में इस प्रकार लिखा जाएगा, O माइनस और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। तो हम इस कंपाउंड के अंदर क्या देख रहे हैं कि कंपाउंड हमारा साइक्लिक है। हर कार्बन एटम का अगर आप हाइब्रिडाइजेशन चेक करेंगे इस रिंग के अंदर तो यहाँ पर sp2 आएगा, और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट कि यहाँ पर आपके 4 पाई इलेक्ट्रॉन का साइक्लिक डीलोकलाइजेशन है। सो ये कंपाउंड भी हमारा कैसा हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक। ठीक है, अब बात कर लेते हैं डी ऑप्शन की। तो देखते हैं डी ऑप्शन। तो डी ऑप्शन के अंदर जो हमें कंपाउंड गिवन है इस कंपाउंड को भी हम पोलर फॉर्म में लिख लेते हैं। तो देखिए, इस कंपाउंड को कुछ इस प्रकार हम लिख लेते हैं पोलर फॉर्म में। ये देखिए, O माइनस और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये जो कंपाउंड जो हमने लिखा है बेसिकली, ये कंपाउंड का अगर साइक्लिक फॉर्म में देखें, साइक्लिक फॉर्म के अंदर सारे कार्बन एटम्स का अगर हम हाइब्रिडाइजेशन चेक करेंगे तो sp2 आएगा, नहीं कंपाउंड साइक्लिक है, प्लेनर है। और इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन साइक्लिक डीलोकलाइजेशन में, बेसिकली यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन आर इन साइक्लिक डीलोकलाइजेशन, यानी कॉन्जुगेशन में है आपके 6 पाई इलेक्ट्रॉन, यानी ये कंपाउंड हमारा हकेल रूल को फॉलो कर रहा है बेसिकली, और ये कंपाउंड कैसा हो जाएगा हमारा, एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा। तो क्वेश्चन की डिमांड तो हमसे यही है कि कौन कौन से कंपाउंड रूम टेम्परेचर पे अनस्टेबल। तो सिंपली जो भी एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होंगे हमारे, ये सभी रूम टेम्परेचर पे अनस्टेबल होंगे। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन कौन सा हो जाएगा, बी एंड सी विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, और यही हमें गिवन है। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंपाउंड दैट डज नॉट लिबरेट CO2 ऑन ट्रीटमेंट विद द एक्वस सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन इज। तो आइए इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर हमें क्या ध्यान रखना है, हमें ये ध्यान रखना है यहाँ पर कि यहाँ पर जो गिवन कंपाउंड्स में से जो भी कंपाउंड बेसिकली कार्बोनिक एसिड दैट इज H2CO3 से लेस एसिडिक होगा, वो क्या करेगा, हमारे सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन में डिसॉल्व नहीं हो पाएगा और वहाँ पर कोई CO2 जनरेट नहीं होगी। तो देखते हैं यहाँ पर जो बेंजोइक एसिड है, एक हमें गिवन है बेंजोइक एसिड कुछ इस प्रकार का जिसका स्ट्रक्चर होगा, एक हमें गिवन है बेंजीन सल्फोनिक एसिड जिसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का होगा आपके पास। ये आपका हो गया बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक, एक है आपका सैलिसाइक्लिक एसिड दैट इज ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड जिसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार है। ठीक है, ये सारे के सारे एसिड क्या होंगे आपके H2CO3 जो कि आपका कार्बोनिक एसिड है उससे ज्यादा एसिडिक होंगे। ठीक है, जबकि यहां पर हमें गिवन है कार्बोलिक एसिड दैट इज फिनोल। जो फिनोल है हमारा क्या होगा, इस कार्बोनिक एसिड H2CO3 से क्या होगा, लेस एसिडिक होगा आपका। तो सिंपली ये जो आपका फिनोल है ये आपके सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन में डिसॉल्व नहीं हो पाएगा और इसके केस में बेसिकली कोई भी CO2 लिबरेट नहीं होगी। सो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक, और यही हमें गिवन है, ये देखिए आप। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप कि आपको यहाँ तक सारी चीज़ें बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड हो रही हैं, है ना। कोई भी आप अगर आपको ऐसा लगे कहीं पे भी आपको कहीं पे परेशानी आ रही है आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख भी सकते हैं। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द हाइपर कॉन्जुगेटिव स्टेबिलिटी ऑफ द टर्शियरी ब्यूटाइल कैटायन एंड 2 ब्यूटीन रेस्पेक्टिवली आर ड्यू टू। तो देखिएगा, बढ़ते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। तो अगर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं अपने टर्शियरी ब्यूटाइल कैटायन के बारे में, तो टर्शियरी ब्यूटाइल कैटायन का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का होगा आपका। ठीक है, कुछ इस प्रकार का आपका टर्शियरी ब्यूटाइल कैटायन का स्ट्रक्चर होगा। तो टर्शियरी ब्यूटाइल कैटायन के केस में क्या होता है, ये जो आपके सिग्मा CH इलेक्ट्रॉन है ना, ये सिग्मा CH इलेक्ट्रॉन
ये इलेक्ट्रॉन का बेसिकली इन सिग्मा CH इलेक्ट्रॉन का इंटरेक्शन होता है किसके साथ, वैकेंट p ऑर्बिटल ऑफ द कार्बोकैटायन, वैकेंट p ऑर्बिटल ऑफ द गिवन कार्बोकैटायन। और ये कैसा होता है, ये इंटरेक्शन बेसिकली स्टेबलाइजिंग इंटरेक्शन होता है, जिसकी वजह से हमारा जो कार्बोकैटायन है उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट अगर वहीं बात करें हम 2-ब्यूटीन के केस में, तो 2-ब्यूटीन का स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। तो देखिएगा 2-ब्यूटीन का आपका कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है। ये आपका 2-ब्यूटीन का स्ट्रक्चर है। ठीक, तो यहाँ पर 2-ब्यूटीन के केस में क्या होगा, यहाँ पर ये जो आपके सिग्मा CH इलेक्ट्रॉन है, ये देख रहे हैं आप, सिग्मा CH इलेक्ट्रॉन, इनका इंटरेक्शन होता है यहाँ पर जो आपका पाई स्टार ऑर्बिटल होगा, जो कि आपका कैसा होता है, वैकेंट। तो यहाँ पर सिग्मा CH इलेक्ट्रॉन का पाई स्टार के साथ इंटरेक्शन होता है, और ये इंटरेक्शन कैसा होता है, स्टेबलाइजिंग नेचर का होता है, जिससे कि हमारा अल्कीन क्या करता है, स्टेबिलिटी को गेन करता है रिलेटिवली। तो इस बिहाफ पर हम क्या कह सकते हैं, तो इस बिहाफ पर हम कह सकते हैं कि जो हाइपर कॉन्जुगेटिव स्टेबिलिटी ऑफ द टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन किस रीजन के कारण है, बिकॉज ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ द सिग्मा CH इलेक्ट्रॉन विद द एम्प्टी p ऑर्बिटल ऑफ द कार्बोकैटायन। और वहीं 2-ब्यूटीन के केस में बात करें तो वहां पर सिग्मा CH जो इलेक्ट्रॉन है उनका इंटरेक्शन होता है विद द वैकेंट पाई स्टार ऑर्बिटल ऑफ द अल्कीन। सो इस बिहाफ पर हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, तो ए ऑप्शन विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर। आई होप इट इज क्लियर टू यू। ठीक, तो यही आंसर हमें गिवन है। कमेंट बॉक्स में आप मुझे थम्स अप भी करते रहे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, द टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द मेलेमाइन इज। तो यहाँ पर तो हमें सिंपली इस क्वेश्चन के लिए मेलेमाइन का स्ट्रक्चर याद होना चाहिए। स्ट्रक्चर याद है तो हम इजीली इसका नंबर ऑफ लोन पेयर उसमें बता सकते हैं। तो देखिएगा मेलेमाइन का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का होता है आपका, कुछ इस प्रकार का आपका मेलेमाइन का स्ट्रक्चर होगा। तो आप भी कमेंट सेक्शन में बताइए कि यहाँ पर आपको कितने टोटल लोन पेयर्स देखने को मिल रहे हैं। तो देखिए एक लोन पेयर यहाँ होगा, एक लोन पेयर आपका यहाँ होगा, एक लोन पेयर इस नाइट्रोजन पे, एक लोन पेयर इस नाइट्रोजन पे, एक लोन पेयर इस नाइट्रोजन पे, एक लोन पेयर आपका इस नाइट्रोजन पे। तो टोटल लोन पेयर्स हमें इस गिवन कंपाउंड के अंदर कितनी दिखाई दे रही है, 6। सो 6 विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक, और यही हमें गिवन है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द नंबर ऑफ द रेजोनेंस स्ट्रक्चर फॉर द एन इज। यहाँ पर एक बेसिकली हमें बीटा नेप्थोल गिवन है और उसका बेस के साथ ट्रीटमेंट किया जा रहा है, और एन कोई जो भी रिजल्टिंग अपना कंपाउंड बन रहा है उसके अंदर पूछा गया है कि वहाँ पर उसके अंदर हमें टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने देखने को मिलेंगे। तो बढ़ते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। तो यहाँ पर क्या होगा, सिंपली एसिड बेस रिएक्शन होगा आपका, एसिड बेस रिएक्शन होगा उसके थ्रू, और उसके थ्रू आपका सोडियम साल्ट ऑफ द एनायन बनेगा, जो कि कुछ इस प्रकार का होगा आपका। सोडियम साल्ट ऑफ एनायन आपका कुछ इस प्रकार का होगा, देखिए ये बन गया आपका सोडियम साल्ट ऑफ द एनायन। ठीक, और यही हमारा एन है, और इस एन के लिए हमें टोटल पॉसिबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पता नहीं। तो सिंपली हमें क्या करना है, ये जो O- चार्ज है, ये O पे जो नेगेटिव चार्ज है इसको डिलोकलाइज कराना है, और इसके डिलोकलाइजेशन से डिफरेंट डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जनरेट होंगी। और ये ऐसा हमें कब तक करना है, जब तक कि वापस ये घूम फिर के नेगेटिव चार्ज कहाँ पर नहीं आ जाए, ऑक्सीजन पर नहीं आ जाए, तब तक हमें ऐसा प्रोसेस को हमें फर्दर कैरी आउट करते रहना है। तो देखिएगा यहाँ पर हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो ये यहाँ पर रेजोनेंस हुई और नेगेटिव चार्ज आपका यहाँ आ गया। ठीक, तो हम इसे लिख लेते हैं यहाँ पर कुछ इस प्रकार। तो आपका कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर बना। साथ के साथ आप भी इसे अपने घर पे जहाँ पर भी आप स्टडी कर रहे हैं वहाँ पर इसे ट्राई करते रहिए। ठीक है, यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर आपका नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पर पाई बॉन्ड आपका ऐसे कैसे। ठीक है, अब देखिए फिर क्या है, इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, फिर ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में गया, और ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर। तो कुछ इस प्रकार इसका अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। देखिएगा तो यहाँ पर आपका नेगेटिव चार्ज आ चुका है। ठीक, और यहाँ पर आपका पाई बॉन्ड, और यहाँ पर डबल बॉन्ड हो, और यहाँ तो ऑलरेडी आपका पाई बॉन्ड था। ठीक है, अब देखिए इस नेगेटिव चार्ज के पास यहाँ पर दो रास्ते हैं। क्या, ये यहाँ पर डिलोकलाइजेशन कर सकता है लेफ्ट साइड में भी, और राइट साइड में भी डिलोकलाइजेशन कर सकता है ना। तो इसके जो दोनों पॉसिबिलिटी हम उनको नेक्स्ट स्लाइड पे लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसका स्ट्रक्चर दोबारा लिख लेते हैं। यहाँ पर हमारा नेगेटिव चार्ज था। ठीक है, एक बार दोबारा नेगेटिव चार्ज यहाँ पर एक बार पाई बॉन्ड डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर एक पाई बॉन्ड।
ठीक है। अब यहाँ पर जो आपका नेगेटिव चार्ज है लेफ्ट साइड भी डिलोकलाइज कर सकता है और राइट साइड भी डिलोकलाइज करता है। तो हम पहली पॉसिबिलिटी ले रहे हैं कि जब ये लेफ्ट साइड डिलोकलाइज करे, तो देखिएगा जैसे ये लेफ्ट साइड डिलोकलाइज करेगा तो कैसा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, कुछ आपका इस प्रकार का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। यहाँ पर डबल बॉन्ड O, यहाँ पर पाई बॉन्ड ऑलरेडी था, यहाँ पे पाई बॉन्ड, देखिए नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो यहाँ पर आपका नेगेटिव चार्ज आ जाएगा इस जगह पर, ठीक है, और यहाँ पर आपका पाई बॉन्ड, यहाँ पे आपका पाई बॉन्ड ऑलरेडी था, ठीक है, कुछ इस प्रकार का रेजोनेटिंग। अब फर्दर फिर ये नेगेटिव चार्ज आपका दोबारा रेजोनेंस करेगा, देखिए नेगेटिव चार्ज यहाँ और यह यहाँ पर, तो फाइनली नेगेटिव चार्ज आपका यहाँ पर आ जाएगा, तो इसे लिख लेते हैं। तो देखिए कुछ इस प्रकार का आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना। फर्दर यहाँ पर पाई बॉन्ड, यहाँ पर पाई बॉन्ड डबल बॉन्ड O, यहाँ पर आपका नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर डबल बॉन्ड। फिर दोबारा क्या होगा, देखिए नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, फिर रेजोनेंस होगा आपका, रेजोनेंस होते ही नेगेटिव चार्ज आपका यहाँ आ जाएगा, ठीक है, इसे हम लिख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपका पाई बॉन्ड है, यहाँ पर फिर अगेन पाई बॉन्ड, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आपका, यहाँ पर डबल बॉन्ड O और यहाँ पर आपका पाई बॉन्ड ऑलरेडी, ठीक है। अब देखिए दोबारा नेगेटिव चार्ज आपका रेजोनेंस करेगा, नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो देखिए यहाँ और ये यहाँ, ठीक। तो आपका कुछ इस प्रकार का रिजल्टिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक। यहाँ पर आपका पाई बॉन्ड, ये आपका एक पाई बॉन्ड, यहाँ पर आपका पाई बॉन्ड, यहाँ पर एक पाई बॉन्ड, हम कोई पाई बॉन्ड मिस कर गए क्या अपना? हाँ, हम यहाँ पर एक पाई बॉन्ड अपना मिस कर रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड, यहाँ पर आपका सिंगल बॉन्ड ही रहेगा, सॉरी। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, O माइनस। तो हम क्या देख रहे हैं कि जब हमने लेफ्ट वाला पाथ वे फॉलो किया डिलोकलाइजेशन का, तो वापस जो नेगेटिव चार्ज है घूम फिर के कहाँ आ गया, ऑक्सीजन पे, तो अब हमें यहाँ पर स्टॉप कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पर हम राइट पाथवे के लिए फॉलो करते हैं, अब हम नेगेटिव चार्ज का डिलोकलाइजेशन कराते राइट साइड। तो देखिएगा कुछ इस प्रकार का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा उस केस में, ये देखिए यहाँ पर पाई बॉन्ड और यहाँ पर जब ये राइट साइड जाएगा तो डबल बॉन्ड यहाँ पर और नेगेटिव चार्ज आपका यहाँ पर, यहाँ पाई बॉन्ड ऑलरेडी था, यहाँ डबल बॉन्ड, ठीक। अब देखिए यहाँ पर नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, फिर दोबारा रेजोनेंस करेगा, ये गया और ये यहाँ, ठीक। तो देखिए इसका जो फाइनल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा यहाँ पर कुछ इस प्रकार बनेगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड और यहाँ पर O माइनस। तो वापिस हमारा नेगेटिव चार्ज घूम फिर के कहाँ पर आ चुका है, O माइनस पे आ चुका है, तो अब हमें यहाँ पर स्टॉप कर देना। तो इस प्रकार हम क्या देख रहे हैं कि हमारी टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितनी बनी, इन्हें काउंट कर लेते हैं। तो देखिएगा वापिस हम पीछे वाली स्लाइड से आते हैं, तो देखिए पहला हम यहाँ से स्टार्ट किया था हमने 1 2, ठीक है, ये 3, ठीक, इसको हम ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये आपका 8 और ये आपका 9। तो टोटल हमें यहाँ पर 9 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखने को मिल रही है और 9 ही हमारा आंसर। आई होप कि इट इज क्लियर टू यू, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ऑर्डर ऑफ द बेसिसिटी अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज। तो आइए इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात हमें क्या ध्यान रखनी है कि जो जनरली जो बेसिक स्ट्रेंथ होती है हमारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट द डोनर साइड, यानी डोनर साइड पे जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की भीड़ जमा होगी उतना ही उस गिवन कंपाउंड का बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ता जाएगा। तो हम यहाँ पर अगर 1 2 3 4 कंपाउंड को अगर हम ध्यान से ऑब्जर्व करें और फोर्थ कंपाउंड को अगर हम देखें तो यहाँ पर देखिएगा बेसिकली 2 NH2 ग्रुप, इन दोनों NH2 पर के केस में जो नाइट्रोजन पे उपस्थित लोन पेयर ये दोनों रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे होंगे और इस नाइट्रोजन सेंटर पे क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेंगे। जबकि तुलनात्मक रूप में अगर हम फर्स्ट सेकंड और थर्ड केस में देखें तो यहाँ पर सिर्फ ये एक ही NH2 ग्रुप है जो कि रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करके इस नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, और यहाँ पर सेकंड केस में यहाँ पर इस नाइट्रोजन पे उपस्थित लोन पेयर रेजोनेंस के थ्रू इस नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है, और थर्ड केस में इस नाइट्रोजन सेंटर पे जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस के थ्रू इस नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर हम बेसिकली सिंगल रेजोनेंस ग्रुप देख रहे हैं, यहाँ पर डबली रेजोनेंस ग्रुप देख रहे हैं जो कि क्या कर रहे हैं फोर्थ केस में इस नाइट्रोजन सेंटर पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देंगे रिलेटिव टू 1 2 3। सो हम कह सकते हैं डायरेक्टली कि जो फोर्थ कंपाउंड है हमारा सबसे ज़्यादा बेसिक हो जाएगा। सो इस बिहाफ पर हमारे ऑप्शन A और C तो गलत हो गए, ठीक है। अब चेक करना है हमें 1 2 3 के अंदर कौन सा कंपाउंड बेसिकली
लीस्ट बेसिक होगा, ठीक है। तो देखिएगा 1 2 3 केस के अंदर यहाँ पर मिथाइल क्या लगा होगा, पॉजिटिव हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट के थ्रू इस नाइट्रोजन पे क्या कर रहा होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर रहा है। यहाँ पर ये जो अल्काइल ग्रुप है पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू इस ये जो हमारा नाइट्रोजन सेंटर है आपका ये वाला, ये नाइट्रोजन सेंटर इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। और थर्ड केस के अंदर बात करें तो यहाँ पर ये जो डबल बॉन्ड है माइनस आई इफेक्ट के थ्रू यानी नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू इस नाइट्रोजन सेंटर पे क्या कर देगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को सबसे कम कर रहा है। सो इजीली हम बोल सकते हैं कि जो हमारा थर्ड कंपाउंड है वो क्या हो जाएगा, लीस्ट बेसिक। सो इस बी पर देखिए फोर्थ कंपाउंड मोस्ट बेसिक और थर्ड लीस्ट बेसिक, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। बट स्टिल हम फर्स्ट एंड सेकंड के अंदर भी कंपेयर कर लेते हैं तो आप इजीली कंपेयर कर सकते हैं कि यहाँ पर मिथाइल का जो बेसिकली पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट है वो क्या कर रहा होगा, रिलेटिवली इंडक्टिव इफेक्ट के तो यहाँ पर जो हमारा पॉजिटिव हाइपर कॉन्जुगेशन है ये हमारा इंडक्टिव इफेक्ट की तुलना में ज़्यादा प्रभावशाली होगा। सो यहाँ पर इस नाइट्रोजन सेंटर पर आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगा, रिलेटिवली ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू सेकेंड। सो आपका फर्स्ट का बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाएगा सेकंड से। सो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी विल बी आवर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। और यही हमें गिवन है, देखिएगा यही हमें गिवन है, ठीक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अमंग द फॉलोइंग द नंबर ऑफ द एरोमेटिक कंपाउंड्स इज। बढ़ते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ, आइए। तो अगर हम पहले कंपाउंड को देखें तो हम जानते हैं कि ये क्या है हमारा कॉट, दैट इज साइक्लोऑक्टाटेट्राइन। और हम जानते हैं कि जो इसका स्ट्रक्चर है एक्चुअल में जो पाया जाता है वो नॉन प्लेनर पाया जाता है, जिसकी वजह से कंपाउंड क्या हो जाएगा, हमें क्या बोलना है इस कंपाउंड को, नॉन एरोमेटिक, ठीक। नेक्स्ट की बात करें, इस एनायन वाले केस में बात करें तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, बेसिकली हमारा कंपाउंड क्या है आपका साइक्लिक कंपाउंड है। और यहाँ पर अगर आप सभी कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन चेक करेंगे तो आपका हाइब्रिडाइजेशन है sp2, यानी कंपाउंड साइक्लिक के प्लेन है और यहाँ पर 4 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज कर रहे हैं। तो बेसिकली हमारा कंपाउंड कैसा हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक, ठीक। नेक्स्ट इस थर्ड वाले केस, इस कैटाइन की बात करें तो इस केस में बेसिकली हमारा साइक्लिक कंपाउंड है, मोनोसाइक्लिक कंपाउंड है, सभी कार्बन एटम का अगर आप हाइब्रिडाइजेशन चेक करेंगे तो sp2 आएगा। तो प्लेनर सिस्टम है और यहाँ पर 2 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन में है, जो कि बेसिकली हकेल रूल को फॉलो कर रहा है, इसलिए कंपाउंड हमारा कैसा हो जाएगा, एरोमेटिक। कैसा हो जाएगा कंपाउंड हमारा, एरोमेटिक। अगर हम इस वाले कंपाउंड के केस में बात करें तो बेसिकली हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि मोनोसाइक्लिक सिस्टम है और यहाँ पर आपका क्या प्रेजेंट है, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम प्रेजेंट है, जिसकी वजह से इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर कैसा होगा आपका, नॉन प्लेनर होगा। तो आप क्या बोलेंगे कि कंपाउंड कैसा हो जाएगा आपका, नॉन एरोमेटिक, ठीक। बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगर इस वाले कार्बोकैटायन के केस में अगर हम बात करें तो बेसिकली ये जो कार्बोकैटायन है बेसिकली यहाँ पर हमारा क्या है, मोनोसाइक्लिक सिस्टम है। हर कार्बन एटम का अगर आप हाइब्रिडाइजेशन चेक करेंगे तो sp2 आएगा और यहाँ पर आपके 4 पाई इलेक्ट्रॉन का साइक्लिक डीलोकलाइजेशन है, जिसकी वजह से ये हमारा कंपाउंड कैसा हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक, ठीक है। अगर हम इस वाले एनाइन के केस में बात करें, अगर हम इस वाले एनाइन के केस में बात करें तो यहाँ पर क्या है कि बेसिकली मोनोसाइक्लिक सिस्टम है, हर कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन अगर आप चेक करेंगे तो sp2 आएगा यहाँ पर बेसिकली, और यहाँ पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन आपके डीलोकलाइजेशन में, तो ये कंपाउंड आपका कैसा हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। क्यों एरोमेटिक, क्योंकि हकेल रूल को फॉलो कर रहा है, ठीक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसकी नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। तो इस एग्जाम्पल को कुछ इस प्रकार से हम लिख लेते हैं ताकि हम इसको ईजिली समझ पाए। तो देखिएगा एक और रिंग है और एक रिंग अप की तरफ है, ठीक है। इस एग्जाम्पल को हमने कुछ इस प्रकार लिख लिया, ठीक है। तो देखिएगा इस एग्जाम्पल के अंदर हम क्या देख रहे हैं बेसिकली कि यहाँ पर पेरीफेरी पे अगर हम देखें तो इसकी पेरीफेरी अगर आप कंप्लीटली देखें तो कंप्लीटली डीलोकलाइज्ड पेरीफेरी, तो इजीली हम यहाँ पर हकेल रूल को अप्लाई कर सकते हैं। और जैसे हम अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि यहाँ पर आपके 1 2 3 4 5 6 7 यानी 14 पाई इलेक्ट्रॉन साइक्लिक डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सो ये कंपाउंड हमारा हकेल रूल को फॉलो करता है, जिसके कारण हम इस कंपाउंड को क्या बोल देंगे, एरोमेटिक कंपाउंड बोल देंगे। कंपाउंड क्या हो गया हमारा, एरोमेटिक, ठीक। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ हम मूव करते हैं। अगर हम इस केस को देखें तो बेसिकली यहाँ पर ये भी हमारा क्या है, पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड है, बट हमें हकेल रूल कहाँ पर लगाना है, हमें हकेल रूल वहाँ लगाना है जहाँ पर हमें परफेक्टली कॉन्जुगेटेड सिस्टम मिल रहा हो। तो अगर हम इस रीजन को ध्यान से देखें तो यहाँ पर हमारा परफेक्टली कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, ये कंपाउंड साइक्लिक है, ये जो रीजन है यहाँ पर सभी कार्बन एटम्स का हाइब्रिडाइजेशन क्या है आपका, sp2 है, और यहाँ पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन आपके डीलोकलाइजेशन में, जो कि आपके हकेल रूल को फॉलो करते हैं। सो इन शॉर्ट हम डायरेक्टली क्या बोल देंगे कि ये कंपाउंड क्या हो जाएगा हमारा, एरोमेटिक हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट अगर इस केस के अंदर हम बात करें तो यहाँ पर ये मोनोसाइक्लिक सिस्टम है आपका,
यहाँ पर अगर आप सभी कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन चेक करेंगे तो sp2 आएगा, तो ये कंपाउंड हमारा प्लेनर हो गया, और यहाँ पर आपके 6 पाई इलेक्ट्रॉन आपके डीलोकलाइजेशन में, तो ये कंपाउंड आपका कैसा हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर कितने कंपाउंड हमें एरोमेटिक देखने को मिले, तो देखिएगा यहाँ पर पहला कंपाउंड ये 1, देन 2, देन 3, देन 4, देन 5, तो टोटल 5 कंपाउंड्स हमारे क्या हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो देखिए यही हमें आंसर में गिवन है। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग कार्बोक्सिलिक एसिड्स इज। तो बढ़ते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। तो एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए हमें क्या ध्यान रखना है कि एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ द कॉन्जुगेट बेस, एंड इफ द कॉन्जुगेट बेस इज एनायन then its stability is directly proportional to the negative inductive effect, negative hyperconjugation, negative mesomeric effect। तो देखिएगा यहाँ पर हमें क्या कर देना है, बेसिकली यहाँ पर हमें इन सभी कार्बोक्सिलिक एसिड्स के केस में हमें इस हाइड्रोजन को इन द फॉर्म ऑफ H+ बाहर कर देना है। इन सभी हाइड्रोजन को इन द फॉर्म ऑफ H+ हमें बाहर कर देना है। तो यहाँ पर हमारा क्या बनेगा, एनायन बनेगा हर केस में, और बस हमें उन एनायन का स्टेबिलिटी का ऑर्डर बता देना है, और जो एनायन का स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा वही इन गिवन कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हो जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पर 1 2 3 वाले केस, 1 2 3 4 केस में यहाँ पर ये कैसा सिस्टम है हमारा, sp सिस्टम। ये कैसा सिस्टम है हमारा, sp2 हाइब्रिडाइज सिस्टम। ये कैसा सिस्टम है अगेन, sp2 हाइब्रिडाइज सिस्टम। और ये कैसा सिस्टम है, sp3 हाइब्रिडाइज सिस्टम। तो हम जानते हैं मोर द परसेंटेज s कैरेक्टर मोर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ द एनायन। सो इस बिहाफ पर हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारा स्टेबिलिटी ऑफ एनायन की अगर हम बात करें, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन, अगर इनके केस में हम बात करें तो बेसिकली फर्स्ट वाला जो एनायन बनेगा वो सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा परसेंटेज एस कैरेक्टर, और फोर्थ वाले केस में आपका सबसे कम परसेंटेज एस कैरेक्टर होगा, तो इसकी स्टेबिलिटी लीस्ट हो जाएगी। ठीक, अब हमें चेक करना है कि सेकंड और थर्ड केस में क्या होगा। तो देखिए थर्ड केस में क्या है, ये हमारा मिथॉक्सी ग्रुप। ये मिथॉक्सी ग्रुप का कैसा नेचर है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, जिसकी वजह से क्या होगा, जो हमारा थर्ड वाला एनायन है आपका सेकंड के कंपेयर में क्या हो जाएगा, लेस स्टेबल हो जाएगा। सो हम लिखेंगे कि जो हमारा थर्ड वाला जो एनायन है वो सेकंड के कंपेयर में लेस है। तो ये स्टेबिलिटी ऑफ एनायंस का ऑर्डर है, और इसी ऑर्डर में इन गिवन कार्बोक्सिलिक एसिड्स का एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सेम हो जाएगा। यानी फर्स्ट कार्बोक्सिलिक एसिड की जो फर्स्ट कार्बोक्सिलिक एसिड है उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा, उससे कम आपका सेकंड, उससे कम आपका थर्ड, और सबसे कम आपका फोर्थ। ठीक है, और ये हमारे कौन सा ऑप्शन से मैच करता है, देख लीजिए आप, ये कौन सा ऑप्शन से मैच कर रहा है हमारा, ये मैच करता है हमारा सॉरी ये हमारे ए ऑप्शन से मैच नहीं कर रहा, ये मैच करता है हमारे डी ऑप्शन से। सो ऑप्शन डी विल बी और रिक्वायर्ड आंसर। तो ऑप्शन डी विल बी और रिक्वायर्ड आंसर। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद रेस्पेक्ट टू द कंपाउंड 1 to 5 चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पर कंपाउंड हमें गिवन है 1 to 5, और इनके रेफरेंस में हमें सही स्टेटमेंट को चूज करना है। तो देखिए क्वेश्चन दिखने में इतना बड़ा है, मतलब देखने पे ऐसा लगता है कि कुछ बहुत ही अलग पूछा गया, बट वास्तविक में जो एडवांस है हमसे हमारे पेशेंस की डिमांड करता है कि हम कितना पेशेंसफुल उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। वास्तविक में अगर आप देखेंगे तो अभी जब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे आपको पता चलेगा कि कितना इजी क्वेश्चन है। तो देखते हैं, बढ़ते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। तो सबसे पहला स्टेटमेंट हमें देखना है, पहला ए के अंदर हमें क्या बोला गया, द एसिडिटी ऑफ द कंपाउंड 1 इज ड्यू टू डीलोकलाइजेशन ऑफ द कॉन्जुगेट बेस। तो देखते हैं कंपाउंड 1 हमें कुछ इस प्रकार दिया गया है। तो कंपाउंड 1 का अगर हमने कॉन्जुगेट बेस बनाना है तो हमें क्या कर देना है, इस हाइड्रोजन को इन द फॉर्म ऑफ प्रोटॉन बाहर कर देना है, और कुछ इस प्रकार का हमारा एनायनिक स्पीसीज बनेगा। ये एनायनिक स्पीसीज क्या है, कॉन्जुगेट बेस ऑफ द कंपाउंड 1। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि जो एनायन है बेसिकली 3 फिनाइल रिंग के साथ रेजोनेंस में, तो बेसिकली स्टेबलाइज्ड ये क्या होगा हमारा, स्टेबलाइज एनायन या स्टेबलाइज कॉन्जुगेट बेस होगा। तो यही बात बिल्कुल सही है कि यहाँ पर एसिडिटी ऑफ द कंपाउंड 1 इज ड्यू टू डीलोकलाइजेशन ऑफ द बेस। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ द कॉन्जुगेट बेस। जितना ज़्यादा हमारा कॉन्जुगेट बेस स्टेबलाइज होगा उस गिवन कंपाउंड का एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ही ज़्यादा होता चला जाएगा। ठीक, नेक्स्ट द कॉन्जुगेट बेस ऑफ द कंपाउंड 4 इज एरोमेटिक। तो फोर्थ वाले केस में हम देख लेते हैं। आपका 4 वाला कंपाउंड कुछ इस प्रकार से गिवन है आपको,
ठीक है, यहाँ पर आपने इसका कॉन्जुगेट बेस बना लिया। कैसे? इस हाइड्रोजन को इन द फॉर्म ऑफ प्रोटॉन आपने रिमूव कर दिया और कुछ इस प्रकार का आपका कॉन्जुगेट बेस बना यहाँ पर। ठीक है, और अभी हमने देखा है पिछले क्वेश्चन में कि ये जो हमारा एनाइनिक स्पीसीज है इसका नेचर कैसा है आपका? एरोमेटिक है। तो ये आपका हाईली स्टेबलाइज कॉन्जुगेट बेस होगा। सो अगर ये कॉन्जुगेट बेस हाईली स्टेबलाइज है तो ये जो कंपाउंड है इसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा? तो बेसिकली इस कंपाउंड का एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा आपका? काफी हाई हो जाएगा। सो यहाँ पर क्या बात बोली गई है? द कॉन्जुगेट बेस ऑफ द कंपाउंड 4 इज एरोमेटिक। तो बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, कंपाउंड सेकंड बिकम्स मोर एसिडिक व्हेन इट हैज NO2 सबस्ट्रेट। तो कंपाउंड सेकंड के बारे में बोला गया है कि कंपाउंड सेकंड के अंदर आप किसी एक हाइड्रोजन को NO2 ग्रुप से रिप्लेस कर दें तो उस केस में रिलेटिवली यानी बेंजीन के कंपैरिजन में उसका जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा हो जाएगा। तो देखते हैं इस केस को। सेकंड वाले केस के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पर हमने ये बेंजीन था, उसके किसी एक हाइड्रोजन को हमने नाइट्रो ग्रुप से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, तो हमारा नाइट्रोबेंजीन बन गया। अब यहाँ पर हमने किसी भी एक हाइड्रोजन को इन द फॉर्म ऑफ प्रोटॉन बाहर कर दिया। लेट्स सपोज हमने इस हाइड्रोजन को इन द फॉर्म ऑफ प्रोटॉन बाहर कर दिया। ठीक है, तो हमारा एनाइनिक स्पीसीज जनरेट हुई यानी कॉन्जुगेट बेस जनरेट हुआ कुछ इस प्रकार से। देखिए यहाँ पर ये जो NO2 ग्रुप है, ये NO2 ग्रुप नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट के द्वारा इस एनायन को क्या कर रहा होगा? स्टेबलाइज कर रहा होगा। जबकि इसके कंपेयर किया जाए सेकंड वाले केस में तो वहां पर जब एनायन जनरेट होगा तो वहां पर ऐसा कोई ग्रुप है ही नहीं जो कि उसको स्टेबलाइज करे रिलेटिवली। सो ये जो स्टेटमेंट है हमारा ऑप्शन सी के अंदर कि कंपाउंड सेकंड बिकम्स मोर एसिडिक व्हेन इट हैज अ NO2 सबस्टेंट, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो सी भी हमारा बिल्कुल सही स्टेटमेंट हो गया। नेक्स्ट, क्या बात बोली गई है? द एसिडिटी ऑफ द कंपाउंड फॉलोज द ऑर्डर। कुछ इस प्रकार इन गिवन कंपाउंड्स का एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होगा। तो देखते हैं, यहाँ पर बोला गया है कि जो आपका फर्स्ट कंपाउंड है वो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। तो देखिए हमने फर्स्ट केस में क्या किया? अपना एनाइन बनाया। ठीक है, और सेकेंड और फोर्थ केस में भी हमने अपना एनाइन बनाया। और हम जानते हैं कि जो ये फोर्थ केस के अंदर जो हमारा एनाइन बना ये कैसा है? हमारा एरोमेटिक एनाइन है, इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है। तो इस बिहाफ पर हम बोल सकते हैं कि जो फोर्थ वाला कंपाउंड है उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ आपकी सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, ऐसा हम क्यों बोल पा रहे हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारा जो सेकंड, थर्ड और फोर्थ यहाँ पर तो सिर्फ और सिर्फ आपका परसेंटेज एस कैरेक्टर उस गिवन एनाइन को स्टेबलाइज कर रहा है ना। और फर्स्ट केस में आपका रेजोनेंस एनाइन को स्टेबलाइज कर रहा है और फोर्थ केस में भी जो हमारा एनाइन है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज है। बट वो कौन सा एनाइन है? आपका एरोमेटिक एनाइन, जो कि मोस्ट स्टेबल एनाइन होगा इन सभी गिवन एनाइन में। तो इस बिहाफ पर हम बोल सकते हैं कि वो कंपाउंड क्या हो जाएगा? हमारा सबसे ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। सो ये जो ऑर्डर है ये हमारा क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। ठीक, सो करेक्ट ऑप्शन कौन कौन से हमारे? A, B, C आर करेक्ट ऑप्शन। तो देखिएगा यहाँ पर A, B, C हमारे करेक्ट ऑप्शन है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग 4 कंपाउंड्स 1, 2, 3, 4। और ये 1, 2, 3, 4 कंपाउंड, 1 जो कंपाउंड है हमें क्या गिवन है? एनिलीन। सेकंड पे जो हमें कंपाउंड गिवन है NN डाइमिथाइल एनिलीन। थर्ड पे जो हमें कंपाउंड गिवन है 2,4,6 ट्राइनाइट्रो एनिलीन। और फोर्थ केस में हमें जो कंपाउंड गिवन है वो क्या गिवन है? 2,4,6 ट्राइनाइट्रो NN डाइमिथाइल एनिलीन। और इन कंपाउंड के रेस्पेक्ट में बताना है कि कौन कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट होगा। तो सवाल इतना बड़ा, मतलब देखने में इतना बड़ा दिया गया कि आप सामने देख के एक बार सोचो कि नहीं पता नहीं, से तो हम बाद में करेंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना आपको। ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, अभी हम देखेंगे आपको सॉल्यूशन, तो आपको फील होगा कि कंपाउंड का रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से कि आप एक बार सोचें उसको। बट वास्तविक में बहुत इजी क्वेश्चन, तो आपको अपना पेशेंस बनाए रखना है एग्जाम के अंदर। आप इजीली उस क्वेश्चन को हिट कर सकते हो अपनी बेसिक फंडामेंटल नॉलेज ऑफ द जीओसी जो भी आपने सीखी है। ठीक, तो बढ़ते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन ए के अंदर हमें क्या बात बोली गई है? द ऑर्डर ऑफ द बेसिसिटी इज दिस। तो चूंकि हम जानते हैं कि जनरली जो हमारी बेसिक स्ट्रेंथ होती है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट द डोनर साइड। ठीक, सो उस बिहाफ पर हम इस ऑर्डर को बताते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है कि फोर्थ कंपाउंड आपका लीस्ट बेसिक है और थर्ड का बेसिक स्ट्रेंथ उससे ज्यादा है, ऐसा इस ए ऑप्शन के अंदर बोला गया है। चेक कर लेते हैं इस बात को। तो हमने एक बार थर्ड कंपाउंड को ऑब्जर्व किया, एक बार फोर्थ कंपाउंड को। तो देखिए थर्ड कंपाउंड के अंदर ये नाइट्रोजन पे उपस्थित लोन पे है। ये लोन पे क्या कर रहा है? आपका इस एरोमेटिक सिस्टम के साथ रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है। और साथ ही साथ यहाँ पर 3 NO2 ग्रुप है। ये तीनों के तीनों NO2 ग्रुप -m लगा रहे हैं और -m के थ्रू ये इस नाइट्रोजन सेंटर पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर रहे हैं? कम कर रहे हैं, यानी बहुत ही ज़्यादा कम कर रहे हैं। वहीं फोर्थ केस की बात करें, फोर्थ केस पे यहाँ पर देखिए इस नाइट्रोजन पे भी लोन पे है, बट यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर आपका SIR इफेक्ट प्ले कर रहा है। SIR इफेक्ट
प्ले होने की वजह से ये जो आपकी नाइट्रोजन पे उपस्थित लोन पेयर है ये एरोमेटिक सिस्टम के साथ रेजोनेंस में नहीं जाएगी, तो नहीं जाएगा रेजोनेंस में, तो यहाँ पर उस केस में NO2 ग्रुप का यहाँ पर कौन सा इफेक्ट लगेगा, सिर्फ और सिर्फ माइनस आई इफेक्ट, ठीक है। और साथ ही साथ हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर जो मिथाइल ग्रुप है ना, इस मिथाइल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट के थ्रू ये इस नाइट्रोजन सेंटर पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहे होंगे। तो हम क्या देख रहे हैं कि फोर्थ वाले केस में तो नाइट्रोजन पे जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है बहुत ही ज्यादा मिलेगी एज कंपेयर टू थर्ड। सो इस बिहाफ पर हम क्या बोल सकते हैं कि जो फोर्थ वाला कंपाउंड है उसका हमारा बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा, ज्यादा होगा एज कंपेयर टू कंपाउंड थर्ड। सो ये जो ए के अंदर जो हमें ऑर्डर गिवन है क्या हो जाएगा, रॉन्ग ऑर्डर हो जाएगा। देखिए कैसे इजीली हमने इस ऑर्डर को प्रिडिक्ट कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट है बी ऑप्शन के अंदर बोला गया द मैग्नीट्यूड ऑफ द पीकेबी डिफरेंस बिटवीन 1 and 2 इज मोर देन दैट बिटवीन 3rd and 4th। देख लेते हैं इस चीज को। तो देखिए फर्स्ट कंपाउंड और सेकंड कंपाउंड, दोनों ही कंपाउंड के अंदर नाइट्रोजन पे उपस्थित लोन पेयर क्या कर रही है, एरोमेटिक सिस्टम के साथ रेजोनेंस में जा रही है। और सेकंड कंपाउंड के अंदर थोड़ा सा एडवांटेज ये है कि यहाँ पर दोनों मिथाइल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट क्या कर रहा होगा, इस नाइट्रोजन सेंटर पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर रहा है, जिससे कि हम क्या देखते हैं कि जो सेकंड कंपाउंड है उसका थोड़ा सा जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो थोड़ा मतलब कुछ सिग्निफिकेंट अमाउंट में फर्स्ट के कंपेरिजन में थोड़ा ज़्यादा आएगा। तो अगर फर्स्ट एंड सेकंड के अंदर पीकेबी वैल्यूज का डिफरेंस देखा जाए तो बहुत ही कम होगा, जबकि उसके तुलनात्मक रूप में 3rd and 4th केस में पीकेबी वैल्यूज का डिफरेंस देखा जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा आएगा। ये इतना ज़्यादा आएगा कि फर्स्ट और सेकंड का जो डिफरेंस है ये तो बहुत इनके सामने जो डिफरेंस होगा बहुत कम होगा। इन शॉर्ट अगर हम बोलें तो 3rd and 4th के जो कंपाउंड है इनका जो पीकेबी का डिफरेंस होगा वो फर्स्ट और सेकंड के पीकेबी से बहुत ही ज़्यादा आएगा। सो इस बिहाफ पर हमारा बी स्टेटमेंट भी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं सी ऑप्शन के अंदर, रेजोनेंस इफेक्ट इज मोर इन 3 देन इन 4। बिल्कुल सही बात है। 4 में क्या हो रहा है आपका SIR हो रहा है, जिसकी वजह से वहाँ पर जो नाइट्रोजन पे उपस्थित लोन पेयर है वो रेजोनेंस में नहीं जा पा रही है एरोमेटिक सिस्टम के साथ, जबकि थर्ड केस में इजीली नाइट्रोजन पे उपस्थित लोन पेयर एरोमेटिक सिस्टम के साथ रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रही है। तो बिल्कुल सही बात है, सी स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही हो गया। नेक्स्ट डी स्टेटमेंट को देख लेते हैं, स्टेरिक इफेक्ट मेक्स कंपाउंड 4 मोर बेसिक देन द 3। बिल्कुल सही बात है। SIR इफेक्ट की वजह से वहां पर हम क्या देख रहे हैं कि नाइट्रोजन सेंटर पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ज्यादा अवेलेबिलिटी दिखेगा एज कंपेयर टू कंपाउंड 3। सो हमारा ऑप्शन डी भी आपका क्या हो गया, बिल्कुल करेक्ट हो गया। सो यहाँ पर हमसे यही बोला गया है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, तो ऑप्शन सी एंड डी विल बी योर रिक्वायर्ड करेक्ट आंसर। तो देखिए यही हमें गिवन है। कितना इजी क्वेश्चन था, हमने इसको बिल्कुल ऐसे ही वर्बली सॉल्व कर दिया। तो बिल्कुल अगर आपको फंडामेंटल नॉलेज याद है ना तो आप बिल्कुल अच्छे से कर सकते हैं। आपको बिल्कुल अपने आप पे कॉन्फिडेंट रखना है, पेशेंसफुल रहना है एग्जाम में, घबराना नहीं है उस सवाल को देख के। नॉर्मली क्या होता है हम घबरा जाते हैं और इस केस में हमारा जो इजी सवाल है वो भी छूट जाता है। उसका इजी सवाल का रिप्रेजेंटेशन ऐसा दिया जाता है कि हम इसको उससे दूर भागें, पर हमें ऐसा नहीं करना है बिल्कुल, ये हमें उसको हिट करना है और बिल्कुल सही हिट करना है, ठीक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द टोटल नंबर ऑफ stable conformers with the non-zero dipole moment for the following compound is। यानी ये कंपाउंड है जिसका हमें यहाँ पर क्या गिवन है, फिशर रिप्रेजेंटेशन गिवन है, और पूछा गया है कि इस कंपाउंड के लिए स्टेबल कन्फर्मर्स क्या क्या होंगे जिनका नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट हो। तो दोनों कंडीशन फॉलो करनी चाहिए, स्टेबल कन्फर्मर भी होना चाहिए और साथ ही साथ उसका नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट भी। तो बढ़ते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर जो गिवन फिशर प्रोजेक्शन है, हम सबसे पहले इस गिवन फिशर प्रोजेक्शन को लिख लेते हैं हमारा यहाँ पर कुछ इस प्रकार से, ठीक। तो देखिए ये जो गिवन कंपाउंड है हमें कुछ इस प्रकार से गिवन है, क्लोरीन ब्रोमीन लेफ्ट में, मिथाइल राइट में है हमारा, यहाँ पर भी ब्रोमीन लेफ्ट में है, क्लोरीन राइट में और मिथाइल डाउन, ठीक। अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर इस कार्बन इस ये जो कायरल सेंटर है इसके अबाउट हम क्या कर रहे हैं, अपना एक एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहे हैं कुछ इस प्रकार से, जिससे कि ये जो मिथाइल है यहाँ क्लोरीन की जगह पे, क्लोरीन ब्रोमीन की जगह पे और ब्रोमीन कहाँ चला गया हमारा मिथाइल की जगह पे। इससे क्या होगा कि जो हमारे सारे कार्बन एटम्स है वो हमारे वर्टिकल लाइन पर आ जाएंगे, ठीक। तो देखिएगा ये जैसे हमने रोटेशन किया तो देखिएगा यहाँ पर मिथाइल यहाँ टॉप पर आ गया, क्लोरीन लेफ्ट पे और ब्रोमीन कहाँ चला गया, राइट पर, ठीक। और यहाँ पर ब्रोमीन ऑलरेडी था हमारा और यहाँ पर क्लोरीन और यहाँ पर मिथाइल, ठीक। ये कुछ इस प्रकार का फिशर रिप्रेजेंटेशन बना। अब हमने क्या किया, इस फिशर रिप्रेजेंटेशन को हम कहाँ ले गए, अपने न्यूमान प्रोजेक्शन में। देखिए अब इस फिशर को हम कहाँ ले जा रहे हैं, न्यूमान में, जहाँ पर हमने ये अज्यूम किया है, हम ये मान रहे हैं कि ये हमारा फ्रंट कार्बन है और ये हमारा बैक कार्बन है। तो देखिएगा ये न्यूमान प्रोजेक्शन बना है, ठीक। यहाँ पर मैं अपना फ्रंट कार्बन है, मेरा
फ्रंट कार्बन पर मैं क्या देख रहा हूँ कि मिथाइल मेरा डाउन की तरफ है, ठीक है, ब्रोमीन लेफ्ट पर और क्लोरीन राइट पर, ये ब्रोमीन लेफ्ट और क्लोरीन राइट, ठीक। बैक कार्बन पर मैं क्या देख रहा हूँ कि मिथाइल मेरा डाउन की तरफ है, ठीक है, क्लोरीन लेफ्ट की तरफ और ब्रोमीन मेरा राइट की तरफ है आपका, ये लिख दिया मैंने, ठीक है। यानी हमने कुछ नहीं किया, हम सिंपली इस कंपाउंड का अभी हमने न्यूमान प्रोजेक्शन लिखा है। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पर ये रखना है कि हम डिफरेंट केस लेंगे। एक केस में हम क्या करेंगे, दोनों मिथाइल को एक दूसरे के एंटी रख देंगे, दूसरे केस में हम क्या करेंगे, दोनों ब्रोमीन के एक दूसरे के एंटी रख देंगे, और तीसरे केस में हम दोनों क्लोरीन को एक दूसरे के एंटी रख देंगे। देखते हैं इसको। सबसे पहले केस में हमने क्या किया, देखिए सबसे पहले केस में हमने दोनों मिथाइल को एक दूसरे के एंटी रखा, तो इसके लिए मैंने क्या किया, जो मेरा फ्रंट कार्बन था ना उसको तो मैंने फिक्स रखा, यानी उस पर कोई रोटेशन नहीं किया मैंने। यहाँ पर ब्रोमीन एज इट इज राइट में और क्लोरीन एज इट इज लेफ्ट में। यहाँ पर मैंने क्या किया, जो बैक वाला कार्बन था, बैक वाले कार्बन पर मैंने क्या कर दिया, क्लॉकवाइज रोटेशन कर दिया 180 डिग्री, तो मिथाइल मेरा यहाँ आ जाएगा, ठीक है, और जैसे ही रोटेशन होगा ब्रोमीन मेरा यहाँ पर और यहाँ पर हमारा क्लोरीन आ गया, ठीक। तो यहाँ पर मैं क्या देख रहा हूँ कि मेरे दोनों मिथाइल कैसे हैं, एक दूसरे के एंटी हैं बेसिकली, और अगर आप इसका डायपोल मोमेंट कैलकुलेट करेंगे तो इसका म्यूनेट आएगा आपका नॉन जीरो। म्यूनेट कैसा आ जाएगा इसका, आपका नॉन जीरो, तो बेसिकली आपका स्टेबल कन्फर्मर है विद द नॉन जीरो डायपोल मोमेंट। नेक्स्ट फर्दर हम क्या करते हैं, सेम हमने आगे सेम प्रोसेस हमने फर्दर रिपीट किया। हमने फ्रंट कार्बन को एज इट इज रखा, जैसा था एक्चुअल में वैसा का वैसा ही रखा, और अब हमारी कोशिश ये है कि हम जो दोनों ब्रोमीन एटम्स हैं उनको क्या कर दें, एक दूसरे के एंटी कर दें। तो देखिए बैक वाले कार्बन पर, बैक वाला जो कार्बन है इस पर हमने क्या किया, अबाउट 60 डिग्री का क्लॉकवाइज रोटेशन किया। जैसे ही रोटेशन करेंगे ब्रोमीन यहाँ पर आ जाएगा, मिथाइल आपका यहाँ आ जाएगा, ठीक है, और आपका जो क्लोरीन है वो यहाँ आ जाएगा। जो देखिए यहाँ पर दोनों ब्रोमीन आपके एक दूसरे के एंटी है, तो बेसिकली ये भी आपका क्या होगा, स्टेबल कंफर्म होगा। इसका आप म्यूनेट चेक करेंगे तो इसका भी म्यूनेट आपका आएगा नॉन जीरो, ठीक है। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी लेते हैं। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी के अंदर हम क्या करते हैं, अब जो क्लोरीन है हमारे उन दोनों को एक दूसरे के एंटी ले जाते हैं। देखिए हमने अभी भी सेम अपना प्रिंसिपल रखा, क्या कि फर्स्ट जो हमारा फ्रंट कार्बन था बेसिकली वहाँ पर कोई चेंज नहीं किया, वहाँ पर वो जैसे थे उनको वैसे के वैसे ही रखा, ये ब्रोमीन और यहाँ पर क्लोरीन। अब हमने क्या किया, जो हमारा बैक कार्बन था, बैक कार्बन पर हमने एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन किया अबाउट 60 डिग्री, तो हमारा क्लोरीन यहाँ आ गया, मिथाइल हमारा यहाँ आ गया, और जो ब्रोमीन था हमारा यहाँ पर चला गया। तो देखिए यहाँ पर हमारे क्या हो गए, दोनों क्लोरीन ग्रुप एक दूसरे के एंटी हो गए। तो बेसिकली इस कन्फर्मर का भी अगर आप म्यूनेट चेक करेंगे तो ये भी आपका क्या आ जाएगा, नॉन जीरो। सो इस बिहाफ पर हम क्या बोल सकते हैं कि जो भी हमें गिवन कंपाउंड गिवन है इसके लिए 3 स्टेबल कन्फर्मर बनेंगे विद नॉन जीरो डायपोल मोमेंट। तो 3 विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर। तो 3 हमारा क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा, और यही हमें गिवन है। देखिए ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, अमंग द फॉलोइंग द कन्फर्मेशन दैट करस्पॉन्ड टू द मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन ऑफ द मीजोब्यूटेन 2,3 डाइयोल इज। कितना इजी क्वेश्चन पूछा गया है, देखते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो मीजोब्यूटेन 2,3 डाइयोल का कैसा स्ट्रक्चर होगा, कुछ इस प्रकार का इसका फिशर प्रोजेक्शन होगा आपका, मीजोब्यूटेन 2,3 डाइयोल, कुछ इस प्रकार का इसका स्ट्रक्चर होगा। ठीक, यहाँ पर इस गिवन फिशर प्रोजेक्शन को हम कहाँ ले जा रहे हैं, न्यूमान में ले जा रहे हैं, जहाँ पर हमने इस कार्बन को फ्रंट कार्बन माना है और इस कार्बन को हमने बैक कार्बन माना है। तो देखिएगा यहाँ पर इसका कैसा न्यूमान प्रोजेक्शन बनेगा, ये देखिए यहाँ पर हमारा फ्रंट कार्बन आ गया आपका, मिथाइल आपका डाउन की तरफ, यहाँ पर हाइड्रोजन आपका लेफ्ट और हाइड्रोक्सिल ग्रुप राइट। बैक कार्बन पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मिथाइल डाउन की तरफ, ठीक, हाइड्रोजन आपका लेफ्ट में और हाइड्रोक्सिल ग्रुप राइट। ये इस प्रकार इस कंपाउंड का बेसिकली मीजोब्यूटेन 2,3 डाइयोल का हमने एक न्यूमान प्रोजेक्शन बनाया। अब हमने क्या किया, यहाँ पर जो हमारा फ्रंट कार्बन एटम था उसको तो उस पर हमने कोई चेंज नहीं किया। जो बैक कार्बन एटम था, बैक कार्बन एटम पे हमने क्या किया, एंटी क्लॉकवाइज 60 डिग्री का रोटेशन किया। देखिए जैसे ही हम यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज 60 डिग्री का रोटेशन करेंगे तो हमें कुछ इस प्रकार का कन्फर्मर देखने को मिलेगा। देखिए फ्रंट कार्बन को हमने कोई चेंज नहीं किया, यहाँ पर ये आपका मिथाइल ग्रुप एज इट इज, यहाँ पर लेफ्ट पे हाइड्रोजन, राइट पे आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और यहाँ पर आपका बैक कार्बन पर ये आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और यहाँ पर आपका मिथाइल, ठीक है, और यहाँ पर आपका हाइड्रोजन। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर जो ये दोनों हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं, यहाँ पर क्या होगा आपका इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कुछ इस प्रकार से आपका इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पर होगा। इस पर डेल्टा प्लस और ये डेल्टा माइनस,
और यहाँ पर ये दोनों मिथाइल हैं, ये दोनों कैसे हैं, एक दूसरे के गॉच फॉर्म में है यहाँ पर। तो बेसिकली यहाँ पर मिथाइल मिथाइल जो ग्रुप्स हैं उनमें भी रिपल्शन कम हो रहा होगा गॉच फॉर्म होने की वजह। और सबसे इंपॉर्टेंट जो सबसे डोमिनेटिंग फैक्टर है यहाँ पर वो क्या है, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो कि क्या करेगा, इस गिवन मीजोब्यूटेन 2,3 डायोल का मोस्ट स्टेबल आपका कन्फर्मर होगा। अब आप देख लीजिए कौन से ऑप्शन से मैच करता है। तो देखते हैं, अगर हम यहाँ पर आपके बी ऑप्शन को देखें तो बी ऑप्शन में जो दोनों मिथाइल हैं हमारे कैसे हैं, एक दूसरे के गॉच फॉर्म में, और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगा, जिसकी वजह से ये हमारे जो गिवन कन्फर्मर है हमारा, हमने जो ड्रॉ किया ये बी ऑप्शन से मैच करता है। तो बी ऑप्शन विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर। तो यही हमें गिवन है, देखिएगा यही हमें गिवन है। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट अबाउट NO, P एंड Q विद रेस्पेक्ट टू M इज करेक्ट। तो यहाँ पर बोला गया है कि ये आपका NO, P एंड Q है, इनका इन गिवन कंपाउंड्स का M के साथ हमें रिलेशन बताना है। ठीक है, तो बढ़ते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। तो देखिए हम क्या करते हैं जी, हमें कंपाउंड M गिवन है, इस गिवन M कंपाउंड का हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, अपना ये जो गिवन सोहर्स प्रोजेक्शन है, इस सोहर्स से हम इसको कहाँ ले जाते हैं, फिशर में। तो देखिएगा जैसे हम इसको फिशर में ले जाएंगे तो कुछ इसका इस प्रकार स्ट्रक्चर बनेगा, जहाँ पर हमने इस कार्बन को अपना फ्रंट कार्बन माना, इसको बैक कार्बन। तो जो हमारा फ्रंट कार्बन है वहाँ पर मिथाइल, यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप लेफ्ट में, हाइड्रोजन राइट में। बैक कार्बन जो है वहाँ पर क्लोरीन टॉप पर, हाइड्रोक्सिल ग्रुप हमारा है लेफ्ट में और हाइड्रोजन राइट में। ये हो गया हमारा M कंपाउंड का फिशर प्रोजेक्शन। ठीक है, इसी प्रकार हम N जो गिवन फॉर्म है उसका भी फिशर प्रोजेक्शन लिख लेते हैं। तो देखिएगा जो N कंपाउंड गिवन है उसका फिशर प्रोजेक्शन कैसे होगा, सेम पैटर्न फॉलो करेंगे हम। ये कार्बन हमने फ्रंट कार्बन मानेंगे और इसको बैक कार्बन हम मानेंगे। तो देखिएगा यहाँ पर क्लोरीन डाउन पर, हाइड्रोजन लेफ्ट पे, हाइड्रोक्सिल ग्रुप राइट पे, यहाँ पर मिथाइल टॉप पर, हाइड्रोक्सिल ग्रुप लेफ्ट पे, हाइड्रोजन राइट पे। ये N वाला स्ट्रक्चर हो गया। यहाँ N में हमने थोड़ा सा चेंज क्या किया, इस कंपाउंड N को हमने क्या किया, इन प्लेन 180 डिग्री का रोटेशन किया। हमने क्या किया यहाँ पर 180 डिग्री इन प्लेन रोटेशन, और ये रोटेशन हमने किस डायरेक्शन में किया, ये रोटेशन हम कर रहे हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। जैसे हम करेंगे तो इससे कुछ इस प्रकार का रिजल्टिंग फिशर प्रोजेक्शन हमें देखने को मिलेगा। देखिए क्लोरीन जो डाउन पर है वो टॉप पर, मिथाइल जो टॉप पर है वो डाउन पर। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप इस कायरल सेंटर पे राइट में, और यहाँ पर हाइड्रोजन लेफ्ट में। यहाँ पर क्या होगा, ये हाइड्रोजन इस कायरल सेंटर पे लेफ्ट पे और हाइड्रोक्सिल ग्रुप हमारा राइट पे। इससे इस 180 डिग्री इन प्लेन रोटेशन करने से यहाँ पर जो गिवन कायरल सेंटर है उनकी कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज नहीं है, एज इट इज इंटैक्ट है। ठीक, तो ये हमारा N फॉर्म हो गया। ठीक है, ऐसे ही हमने O वाले केस में भी जो गिवन सोहर्स है उसको हम कहाँ पर लेके आए, फिशर में लेके आए। तो देखिएगा O वाले केस में जैसे ही हम उसको फिशर में लेके आएंगे तो कुछ उसका इस प्रकार स्ट्रक्चर बनेगा। यहाँ पर इस कार्बन को सेम हमने फ्रंट कार्बन माना, इसको बैक कार्बन माना। तो देखिएगा यहाँ पर मिथाइल हमारा डाउन, ठीक, हाइड्रोक्सिल ग्रुप लेफ्ट पे, हाइड्रोजन राइट पे। अप वाली साइड हम यहाँ पर क्लोरीन लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पर हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप लेफ्ट पे, हाइड्रोजन राइट पे। ठीक, ऐसा ही सेम पैटर्न हम P के लिए फॉलो करेंगे। तो P वाले केस को देखिएगा, P वाले केस पे गिवन न्यूमान से हम फिशर प्रोजेक्शन में लेके आएंगे उसको। तो देखिएगा मिथाइल हमारा डाउन, ठीक है, और यहाँ पर हाइड्रोजन लेफ्ट, हाइड्रोक्सिल ग्रुप राइट पर, यहाँ पर क्लोरीन, यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो कुछ इस प्रकार का P केस के अंदर फिशर प्रोजेक्शन बनेगा। ऐसे ही हम Q केस के लिए कर लेते हैं। Q वाले केस के लिए जो फिशर प्रोजेक्शन होगा हमारा कुछ इस प्रकार का बनेगा, जहाँ पर आप देखेंगे कि मिथाइल हमारा डाउन पर, ठीक, और यहाँ पर हमारा हाइड्रोजन आपका लेफ्ट पर और हाइड्रोक्सिल ग्रुप राइट पर, यहाँ पर क्लोरीन यहाँ पर आएगा आपका, और यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप लेफ्ट पर, हाइड्रोजन राइट पर। ठीक है, तो इस प्रकार हमने इन जो गिवन MNO PQ था इनका सभी का फिशर फॉर्म हमने ड्रॉ कर लिया। अब हम इनमें इजीली रिलेशन बता सकते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर ए ऑप्शन के अंदर बोला गया है कि M and N आर नॉन मिरर इमेजेस स्टीरियो आइसोमर्स। तो देखिए ये हमारा M है, हम इसको दूसरे कलर से लिख लेते हैं, ये हमारा M है, ठीक, और ये हमारा N स्ट्रक्चर है, ये रहा आपके सामने। तो यहाँ पर M और N को अगर हम कंपेयर करेंगे तो हम क्या देख रहे हैं बेसिकली कि ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, डायस्टीरियोमर्स। अगर आप ध्यान से देखें तो ये दोनों यहाँ पर देखिए
यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप वैसे के वैसे यहाँ पर इस जगह हमारा सेम कॉन्फ़िगरेशन है, बट इस कायरल सेंटर पे हमारा कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, बदल गया। तो इन दोनों में क्या हो, रिलेशन होगा आपका डायस्टीरियोमर का। तो बेसिकली ये नॉन मिरर इमेज स्टीरियो आइसोमर्स होंगे, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट बात की गई है M एंड O आर आइडेंटिकल। तो देख लेते हैं, M ये है आपका और इसके जस्ट डाउन पे O है। तो ध्यान से देखिए ये बिल्कुल सेम है, तो M एंड O क्या है आपके, आइडेंटिकल है। तो ये बात भी बिल्कुल सही हो गई। नेक्स्ट M एंड P आर इनएंशियोमर्स। ये आपका M है और ये आपका P है। इसको हम दूसरे कलर से दिखा देते हैं आपको। ये देखिए ये आपका P है। अगर आप M एंड P को एक दूसरे के आमने सामने रखेंगे तो आपको पता चलेगा बेसिकली कि ये दोनों एक दूसरे के क्या है, नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज, यानी एक दूसरे के क्या होंगे, आपके इनएंशियोमर्स होंगे। सो जो आपका सी स्टेटमेंट है वो भी बिल्कुल सही हो गया। नेक्स्ट क्या बोला गया है कि M एंड Q आर आइडेंटिकल। तो आपका M ये है और ये आपका Q है। इसको दूसरे कलर से ड्रॉ कर बता देते हैं आपको। देखिए ये आपका Q स्ट्रक्चर है, ये है रहा Q। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे M और Q को तो आपको पता चलेगा ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, डायस्टीरियोमर्स होंगे। सो ये जो स्टेटमेंट है D, ये क्या हो गया हमारा, रॉन्ग हो गया। सो करेक्ट स्टेटमेंट्स क्या होंगे, A, B, C विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर। तो इजीली हमें यहाँ से हम क्या समझ सकते हैं कि हमें सिंपली क्या करना है, इन सभी गिवन फॉर्म्स को हम कहाँ लेके चले जाएं, फिशर फॉर्म में लेके चले जाएं, और फिशर फॉर्म में हम इजीली इनका रिलेशन प्रिडिक्ट कर सकते हैं। सो इन कंक्लूजन हमारा आंसर क्या हो गया आपका, A, B एंड C। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर बोला गया है द टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स दैट कैन एग्जिस्ट फॉर द कंपाउंड M इज। तो आइए इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा कंपाउंड M है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का हमें गिवन है। देखिएगा ये हमारे कंपाउंड M का स्ट्रक्चर है, ये हमारा कंपाउंड M हो गया आपका। ठीक है, अगर इस कंपाउंड M को अगर हम ध्यान से देखें तो इस कंपाउंड के अंदर न तो कोई हमें प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखाई देती है और न ही कोई सेंटर ऑफ सिमेट्री। इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं कि जो हमारा कंपाउंड है कैसा है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। अगर हमारा ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड हो गया तो इसका क्या बनेगा, इसका एक नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज बनेगा। कैसे बनेगा, कुछ इस प्रकार से बनेगा। देखिएगा इस गिवन कंपाउंड का नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज हमारा कुछ इस प्रकार से बनेगा आपका। यहाँ पर आपका मिथाइल और यहाँ पर भी आपका मिथाइल, ठीक, और यहाँ पर आपका एक मिथाइल इस टाइप में, और यहाँ पे आपका कार्बोनिल ग्रुप। तो ये जो गिवन कंपाउंड M है इसका नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज कुछ इस प्रकार से होगा। सो हम कह सकते हैं कि जो गिवन कंपाउंड M है उसके लिए टोटल स्टीरियो आइसोमर्स कितने होंगे, ओनली 2। सो 2 विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर, और यही हमें गिवन है। देखिएगा, ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द गिवन कंपाउंड X द टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव स्टीरियो आइसोमर्स इज। जहां पर ये कंपाउंड X हमें शो किया गया और फर्दर इंफॉर्मेशन भी हमें दी गई है कि यहाँ पर जो आपका ये सॉलिड बॉन्ड है ये क्या बता रहा है, दिस टाइप ऑफ द बॉन्ड इंडिकेट्स दैट द कॉन्फिगरेशन एट द स्पेसिफिक कार्बन एंड द ज्योमेट्री ऑफ द डबल बॉन्ड इज फिक्स। यानी ऐसे केस में वहाँ पर जो भी आपका कायरल सेंटर है वहाँ पर आपकी जो बेसिकली कॉन्फिगरेशन, एब्सोल्यूट कॉन्फिगरेशन R या S जो भी वो फिक्स है, और जो डबल बॉन्ड की आपकी ज्योमेट्री जो भी होगा आपका सिस ट्रांस वो भी फिक्स है। जबकि जो बॉन्ड वेव की फॉर्म में दिखाया गया है वहाँ पर दिस टाइप ऑफ बॉन्ड इंडिकेट दैट द कॉन्फिगरेशन एट द स्पेसिफिक कार्बन एंड द ज्योमेट्री ऑफ द कार्बन ज्योमेट्री ऑफ द डबल बॉन्ड इज नॉट फिक्स। यानी उस केस में आपका जो कायरल सेंटर उसकी बेसिकली एब्सोल्यूट कॉन्फिगरेशन भी फिक्स नहीं है, R S कुछ भी हो सकता है, और डबल बॉन्ड का ज्योमेट्री सिस ट्रांस में से कुछ भी हो सकता है। तो बढ़ते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। तो देखिए इस गिवन कंपाउंड X के लिए हम जानते हैं कि टोटल स्टीरियो आइसोमर्स, टोटल स्टीरियो आइसोमर्स कितने होंगे, 2 की पावर n, जहां पर n क्या बताता है हमें, टोटल स्टीरियोजेनिक साइट इन द गिवन कंपाउंड। ठीक है, तो यहां पर बेसिकली टोटल स्टीरियोजेनिक साइट कितनी होंगी हमारी, देखिए ये एक हमारा कायरल सेंटर है, यहाँ पर R भी कॉन्फिगरेशन होता है, S भी हो सकता है, तो ये एक हमारा स्टीरियोजेनिक साइट हो गया। ये डबल बॉन्ड भी हमारा क्या हो गया, स्टीरियोजेनिक साइट हो गया, और ये कायरल सेंटर भी हमारा क्या हो गया, स्टीरियोजेनिक साइट हो गया। सो टोटल स्टीरियोजेनिक साइट हमारी कितनी, 3 हो गई, यानी n बराबर 3। इसको हम थोड़ा साइड में लिख लेते हैं ताकि हमारा स्पेस बढ़िया रहे। यहाँ पर हमारा n बराबर कितना हो गया आपका 3।
सो इस बिहाफ पर 2 की पावर 3 तो टोटल स्टीरियो आइसोमर्स आपके कितने आ गए? 8 आ गए। बट हमारी डिमांड क्या है क्वेश्चन की, हमें तो ऑप्टिकली एक्टिव स्टीरियो आइसोमर्स चाहिए। तो देखिएगा यहाँ पर इन टोटल 8 स्टीरियो आइसोमर्स के अंदर एक पॉसिबिलिटी ऐसी होगी जहाँ पर, वो पॉसिबिलिटी को पहले मैं ड्रॉ कर देता हूँ आपके लिए। देखिएगा यहाँ पर क्या होगा आपका, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपकी तरफ गिवन है, यहाँ पर भी जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ये भी आपकी तरफ है हमारा, ठीक। और यहाँ पर ये बॉन्ड तो हमें ऑलरेडी सॉलिड फॉर्म में गिवन है, डबल बॉन्ड, फिर कार्बन, फिर कार्बन, फिर कार्बन, फिर कार्बन, फिर कार्बन, फिर कार्बन, और यहाँ पर हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक। नेक्स्ट यहाँ पर ये जो वेव फॉर्म में बॉन्ड है ये कहाँ गया, अप की तरफ गया, और यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड कुछ इस फॉर्म में, ठीक। कार्बन, एक कार्बन, एक कार्बन, एक कार्बन, एक कार्बन, फिर लास्ट कार्बन, और यहाँ पर जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ये भी आपका अप की तरफ। तो यहाँ पर इन टोटल 8 स्टीरियो आइसोमर के अंदर एक स्टीरियो आइसोमर हमारा ऐसा होगा जहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, जहाँ पर हम देखेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री। यहाँ पर हम क्या देखेंगे, प्लेन ऑफ सिमेट्री, दैट इज POS। इस प्लेन ऑफ सिमेट्री की वजह से ये जो स्टीरियो आइसोमर है ये हमारा कैसा हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये कैसा हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। इसे लिख भी देते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव। सो हम क्या बोलेंगे कि टोटल ऑप्टिकली एक्टिव स्टीरियो आइसोमर कितने होंगे। सो टोटल ऑप्टिकली स्टीरियो आइसोमर्स कितने हो जाएंगे हमारे, देखिएगा 8 - 1 दैट इज 7। तो टोटल 7 स्टीरियो आइसोमर्स होंगे जो कि हमारे ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, ठीक। तो 7 विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर, और यही हमें गिवन है। देखिए, ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स कंसिडरिंग बोथ स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो आइसोमर्स ऑफ साइक्लिक ईथर विद द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज। तो आइए इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली हमें साइक्लिक ईथर्स के जितने भी पॉसिबल आइसोमर्स हों वो सभी बताने और उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें गिवन है। तो देखिएगा यहाँ पर C4H8O ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में गिवन है। इसके लिए डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन एक बार निकाल लेते हैं। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना आएगा इसके लिए, देखिए 4 + 1 - 8/2, तो ये कितना आएगा आपका 1 आएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या क्या ईथर पॉसिबल है, एक 5 मेंबर ईथर पॉसिबल है कुछ इस प्रकार से, 5 मेंबर साइक्लिक ईथर, ठीक। नेक्स्ट अगर इस साइक्लिक ईथर का आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक करेंगे तो एग्जैक्टली सेम आएगा, ठीक। नेक्स्ट क्या पॉसिबिलिटी कि हम 4 मेंबर साइक्लिक ईथर को ड्रॉ कर लें। फिर एक कार्बन बचा, एक मिथाइल ग्रुप, तो उसको यहाँ पर रख देते हैं, ठीक। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो कार्बन सेंटर है हमारा कैसा बन गया, कायरल सेंटर, ठीक। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी के हम क्या अंदर क्या करते हैं, वापिस हम 4 मेंबर साइक्लिक ईथर ही रखें और मिथाइल की पोजीशन चेंज कर दें। अब हम मिथाइल को यहाँ रख देते हैं, ठीक। अगली पॉसिबिलिटी क्या होगी, हम एक 3 मेंबर साइक्लिक ईथर ले लें, ठीक, और जो दोनों मिथाइल ग्रुप हैं उनको यहाँ रख दें। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या होगी कि हम नेक्स्ट 3 मेंबर साइक्लिक ईथर ही ड्रॉ करें अपना, और एक मिथाइल को हम यहाँ पर रख दें और एक मिथाइल को हम यहाँ पर, यानी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इन दोनों कार्बन्स पे हमने, ठीक है। और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, और पॉसिबिलिटी देखिए, दोबारा हमने अपना एक 3 मेंबर साइक्लिक ईथर ड्रॉ किया और यहीं पर हमने अपना इथाइल ग्रुप रख दिया, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं बेसिकली कि ये जो हमारा कंपाउंड है कायरल है, ये जो कंपाउंड है हमारा, इस कंपाउंड के अंदर अगर हम देखें तो इस कंपाउंड का जब हम सिस फॉर्म ड्रॉ करेंगे तो वो अकायरल होगा, जबकि ट्रांसफॉर्म जो होगी वो कायरल होगी। तो उस केस में उसका एक नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज बनेगा। तो इस केस में टोटल स्टीरियो आइसोमर्स 3 आ जाएंगे आपके। इस केस में हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर एक इस गिवन साइक्लिक ईथर में कायरल सेंटर है और एकमात्र यही एक कायरल सेंटर है, तो यहाँ पर 2 स्टीरियो आइसोमर देखने को मिलेंगे। इस केस में यहाँ पर यह कायरल कंपाउंड है, इस केस में सिर्फ एक ही स्टीरियो आइसोमर, इस केस में भी सिर्फ एक ही स्टीरियो आइसोमर, और इस केस में कायरल सेंटर होने की वजह से यहाँ पर टोटल 2 स्टीरियो आइसोमर बनेंगे। एक तो R फॉर्म बनेगा, एक S फॉर्म देखने को मिलेगा, और ये हमारा अकायरल कंपाउंड है, तो इस केस में सिर्फ एक ही स्टीरियो आइसोमर हमें देखने को मिलेगा। सो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर टोटल बेसिकली हमारे टोटल आइसोमर्स कितने हो जाएंगे, यहाँ पर देखिएगा 1 2 3 4 5 8 और 10। तो बेसिकली यहाँ पर टोटल आइसोमर्स कितने हो जाएंगे, स्ट्रक्चरल प्लस स्टीरियो को मिला के टोटल
10 आइसोमर्स यहाँ पर हो जाएंगे। सो 10 विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर, और यही हमें गिवन है, देखिएगा यही हमें गिवन है। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। नेक्स्ट क्या है, द फिशर प्रोजेक्शन ऑफ द डी इरीथ्रोस इज शोन बिलो, यानी यहाँ पर हमें डी इरीथ्रोस गिवन है, ये रहा आपका डी इरीथ्रोस। ठीक, आगे क्या बोला गया, डी इरीथ्रोस एंड इट्स आइसोमर्स, डी इरीथ्रोस के आइसोमर्स हैं लिस्टेड एज PQRS, यहाँ पर कॉलम 1 के अंदर हमें दिए गए। चूज द करेक्ट रिलेशनशिप ऑफ द PQRS विद द डी इरीथ्रोस फ्रॉम द कॉलम 2। तो बेसिकली सिंपली हमें क्या करना है, डी इरीथ्रोस का ये जो इसके आइसोमर्स हैं PQRS, इनके साथ रिलेशन बताना है, जो कि कहाँ पर है, जो कि हमें कॉलम 2 से मैच करना है उस रिलेशन। ठीक है, तो बढ़ते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर डी इरीथ्रोस जो कि फिशर प्रोजेक्शन के रूप में हमें गिवन है उसको यहाँ पर दोबारा लिख लेते हैं। तो ये हमारा डी इरीथ्रोस हो गया। ठीक, CHO डाउन पर CH2OH, ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये क्या हो गया हमारा डी इरीथ्रोस। ठीक, अब हम क्या करते हैं, P वाला जो केस आइसोमर गिवन है उसका भी फिशर प्रोजेक्शन ड्रॉ कर लेते हैं। P वाले केस का तो देखिएगा, P वाले केस में हमारा फिशर प्रोजेक्शन कैसा आएगा, कुछ इस प्रकार का आएगा। यहाँ पर अल्डिहाइड को हमने टॉप पे रखा और CH2OH को हमने डाउन पे रखा। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप हमारा राइट में, हाइड्रोजन हमारा लेफ्ट में। ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन हमारा लेफ्ट पे और हाइड्रोक्सिल ग्रुप हमारा राइट पे। तो ये P वाले केस का आपका फिशर प्रोजेक्शन हो गया। ठीक, ऐसे ही हम Q वाले केस का फिशर प्रोजेक्शन ड्रॉ कर लेते हैं। देखिएगा Q वाले केस में कैसा फिशर, यहाँ पर CHO, यहाँ पर CH2OH, और यहाँ फर्स्ट इस वाले कायरल सेंटर पे हम क्या देखेंगे, तो देखिए इस वाले कायरल सेंटर पे हम क्या देख रहे हैं कि बेसिकली हमारा जो हाइड्रोजन होगा वो आ जाएगा हमारा राइट में, हाइड्रोक्सिल ग्रुप हमारा लेफ्ट में, और डाउन वाले कायरल सेंटर पे हम क्या देखेंगे बेसिकली कि जो हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप है यहाँ पर आ जाएगा राइट में, और जो हमारा हाइड्रोजन है वो आ जाएगा लेफ्ट में। ये Q केस का हमारा फिशर प्रोजेक्शन हो गया। नेक्स्ट, ऐसे ही सेम इसी प्रकार हम R वाले केस के लिए, यानी R वाले केस के लिए अपना फिशर प्रोजेक्शन यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पर ऐसे ही अल्डिहाइड टॉप पर, CH2OH ग्रुप डाउन पर। ठीक है, यहाँ पर इस फर्स्ट वाले कायरल सेंटर पे हम क्या देखेंगे बेसिकली कि यहाँ पर जो हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा वो राइट में, हाइड्रोजन लेफ्ट में, और जो डाउन वाला जो कायरल सेंटर है इस पर हम क्या देख रहे हैं बेसिकली कि जो हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप है यहाँ पर आ जाएगा लेफ्ट में, हाइड्रोजन राइट पे। इसी प्रकार से हम S वाले केस के लिए बढ़ते हैं। S वाले केस के लिए हम अपना फिशर प्रोजेक्शन ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर हमने अल्डिहाइड ग्रुप को टॉप पे रखा, CH2OH को डाउन पर। ठीक है, यहाँ पर S वाले केस के अंदर जो हमारा होगा बेसिकली इस कायरल सेंटर पे आपका हाइड्रोजन लेफ्ट पे, हाइड्रोक्सिल ग्रुप राइट पे, और डाउन वाले कायरल सेंटर की अगर बात करें तो यहाँ पर जो आपका हाइड्रोजन होगा वो राइट पर, और जो आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा बेसिकली वो होगा लेफ्ट पर। तो इस प्रकार जो डी इरीथ्रोस है उसके केस में, उस वाले केस के अंदर ये जो PQRS है ये सभी इसके आइसोमर्स आ गए, जो कि किसमें, फिशर प्रोजेक्शन में। अब हम इजीली इनका रिलेशन प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो देखिएगा सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अपने P वाले केस का। तो P का अगर डी इरीथ्रोस के साथ रिलेशन देखा जाए तो देखिए P और डी इरीथ्रोस बिल्कुल सेम दिखाई देते हैं, यानी आइडेंटिकल। तो यहाँ पर P का मैच क्या हो जाएगा, P का मैच होएगा हमारा 2 के साथ, दैट इज आइडेंटिकल। ठीक है, नेक्स्ट Q वाले केस की बात करें तो देखिए Q और डी इरीथ्रोस को एक बार आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर पता चलता है कि ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, आपके डायस्टीरियोमर होंगे। तो यहाँ पर Q का मैच हो जाएगा हमारा फर्स्ट से। ठीक, नेक्स्ट अगर हम R वाले केस की बात करें तो R और डी इरीथ्रोस को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये दोनों भी एक दूसरे के क्या होंगे, बेसिकली डायस्टीरियोमर होंगे। तो R का मैच भी हो जाएगा आपका फर्स्ट। S वाले केस की अंदर बात करें, ये हमारा S वाला केस है और ये हमारा डी इरीथ्रोस। अगर आप देखेंगे तो ये दोनों कंपाउंड एक दूसरे के क्या है, नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेजेस है, जिसकी वजह से हमारा S का मैच क्या हो जाएगा 3। सो हमारा जो करेक्ट कॉम्बिनेशन रहेगा PQRS का क्या रहेगा 2113। ऐसा हमें कौन से ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, देखिए 2113 कहाँ देखने को मिल रहा है, हमें C ऑप्शन में ऐसा देखने को मिल रहा है। सो C ऑप्शन विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक, और यही हमें गिवन है। तो सिंपली जब भी आपके पास ऐसे क्वेश्चन आए तो सिंपली आप उन गिवन फॉर्म्स को कहाँ लेके चले जाएं, फिशर फॉर्म में लेके चले जाएं। फिशर फॉर्म में हम इजीली उनका रिलेशन बता सकते हैं। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइसोमर ऑफ हेक्सेन based on their branching can be divided into 3 distinct classes as shown in the figure। यानी यहाँ पर हमें 3 डिफरेंट क्लास दी गई है, एक 1, 2
एंड 3, और बोला गया है कि द करेक्ट ऑर्डर ऑफ दियर बॉइलिंग पॉइंट इज, यानी इन कंपाउंड्स का करेक्ट बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा। तो बढ़ते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। तो देखिए हमें यहाँ पर क्या ध्यान रखना है कि हमारे क्या है हाइड्रोकार्बन, और ये सभी के सब क्या है आइसोमर्स। सो इन केस ऑफ द हाइड्रोकार्बन विच आर आइसोमर्स, दियर बॉइलिंग पॉइंट, उनका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनवर्स ऑफ द स्टेरिक क्राउडिंग, इनवर्स ऑफ स्टेरिक क्राउडिंग। तो इस बात को हमें ध्यान रखना है। ये रिलेशन कहाँ वैलिड है, ये रिलेशन वैलिड है हाइड्रोकार्बन के केस में जो कि एक दूसरे के क्या है आइसोमर्स। तो उस केस में जो बॉइलिंग पॉइंट होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनवर्स ऑफ द स्टेरिक क्राउडिंग, मतलब जितना आपका बॉइलिंग स्टेरिक क्राउडिंग आपका बढ़ता जाएगा, आपका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही घटता जाएगा। ठीक, तो देखते हैं यहाँ पर थर्ड केस में हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर आपका कोई ब्रांचिंग नहीं है। सेकंड वाले केस में हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर आपका एक ब्रांचिंग आ चुका है, यानी ठीक है, जबकि फर्स्ट वाली क्लास के अंदर देखें तो यहाँ पर आपका 2 ब्रांचिंग है टोटल। तो हम क्या देख रहे हैं कि जब हम थर्ड से फर्स्ट की तरफ मूव कर रहे हैं तो हमारा क्या हो रहा है, बेसिकली आपका स्टेरिक क्राउडिंग बढ़ता जा रहा है। अगर स्टेरिक क्राउडिंग बढ़ता जा रहा है तो थर्ड से जब हम फर्स्ट की तरफ आएंगे तो हमारा बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, डिक्रीज होने लग जाएगा। सो इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं कि जो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर होगा आपका वो थर्ड वाली क्लास का सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट, उससे कम सेकेंड, और सबसे कम कौन सा हो जाएगा आपका फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, कितना ईजी क्वेश्चन है। देखिए कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है हमारा, ये मैच करता है हमारा बी वाले ऑप्शन से। सो बी ऑप्शन विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर, और यही हमें गिवन है। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए यही आंसर है इस क्वेश्चन का, बी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंपाउंड दैट ऑन हाइड्रोजिनेशन प्रोड्यूस ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। तो बढ़ते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। यहाँ पर अगर आपने ए वाले केस के अंदर हाइड्रोजिनेशन कर दिया, ठीक है, देखिए यहाँ पर आपने क्या कर दिया, हाइड्रोजिनेशन कर दिया, तो यहाँ पर आपको कैसा कंपाउंड मिलेगा, कुछ इस प्रकार का कंपाउंड मिलेगा आपको, रिजल्टिंग कंपाउंड। यहाँ पर आपका हाइड्रोजन अप की तरफ, यहाँ पर आपका जो ब्रोमीन है वो डाउन की तरफ, यहाँ पर आपका मिथाइल ग्रुप, और यहाँ पर भी आपका मिथाइल ग्रुप। तो आपका रिजल्टिंग कंपाउंड जो मिला ऑन हाइड्रोजिनेशन, ये कैसा मिला आपको, यहाँ पर आपका ये कायरल सेंटर, ये क्या है आपका कायरल सेंटर, और इस पूरे कंपाउंड के अंदर एकमात्र यही है कायरल सेंटर। तो डायरेक्ट बोल सकते हैं ये कंपाउंड कैसा है आपका, ऑप्टिकली एक्टिव। कैसा कंपाउंड है आपका, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। ठीक, नेक्स्ट बी वाले केस के अंदर हमने सेम हाइड्रोजिनेशन किया। जैसे ही हम यहाँ पर हाइड्रोजिनेशन करेंगे, तो हमें कुछ इस प्रकार का रिजल्टिंग कंपाउंड मिलेगा। देखिए यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3, यहाँ पर आपका हाइड्रोजन है ये, ठीक, और यहाँ पर आपका ये ब्रोमीन। तो अगर हम रिजल्टिंग कंपाउंड को देखें तो हम क्या देख रहे हैं कि इस कंपाउंड के अंदर आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद है, जिसके कारण ये कंपाउंड आपका कैसा हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। कैसा हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट सी ऑप्शन की बात करते हैं। सी ऑप्शन के अंदर जो कंपाउंड है इसका भी हमने हाइड्रोजिनेशन कर दिया। जैसे ही हम हाइड्रोजिनेशन करेंगे, ये डबल कोमा का मतलब है हाइड्रोजिनेशन, है ना, तो जैसे ही हम यहाँ पर हाइड्रोजिनेशन करेंगे तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार का रिजल्टिंग कंपाउंड आपको मिलेगा, कुछ इस प्रकार का। यहाँ पर CH3, यहाँ पर भी आपका CH3, यहाँ पर अप की तरफ हाइड्रोजन और डाउन की तरफ आपका ब्रोमीन। तो यहाँ पर ये जो सेंटर है कायरल सेंटर है, और इस पूरे कंपाउंड के अंदर एकमात्र यही एक आपका कायरल सेंटर। तो डायरेक्ट हम बोल सकते हैं कि आपका ये कंपाउंड क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। ठीक है, अगर हम डी वाले केस की बात करें, यहाँ पर अगर हम हाइड्रोजिनेशन कर दें तो देखिएगा जैसे ही हम यहाँ हाइड्रोजिनेशन करेंगे कुछ इस प्रकार का हमें रिजल्टिंग कंपाउंड मिलेगा। यहाँ पर आपका मिथाइल ग्रुप, यहाँ पर आपका भी मिथाइल ग्रुप, और यहाँ पर आपका ब्रोमीन कुछ इस प्रकार से, और यहाँ पर आपका हाइड्रोजन। तो ये जो कंपाउंड है आपका रिजल्टिंग कंपाउंड, यहाँ पर क्या है, इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद है, जिसकी वजह से कंपाउंड आपका क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। ठीक, सो क्वेश्चन की भी यही डिमांड है कि ऑन हाइड्रोजिनेशन कौन कौन से जो प्रोडक्ट होंगे ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे। तो कहाँ कहाँ देख रहे हैं, बी वाले केस के अंदर हम ऐसा देख रहे हैं, और ऐसा कहाँ देखने को मिल रहा है, ऐसा डी वाले केस के अंदर भी हमें देखने को मिल रहा है। तो बी और डी जो केस है उनके अंदर जब उन कंपाउंड का हाइड्रोजिनेशन करने पर जो प्रोडक्ट है वो कैसा मिल रहा है हमें, ऑप्टिकली इनएक्टिव। सो बी एंड डी विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर। तो देखिए यही ऑप्शन हमें आंसर के रूप में हमें गिवन है।
बी एंड डी। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जहां पर एक हमें सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन दी गई है और पूछा गया है कि सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन के थ्रू कंपाउंड एक्स क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर स्टार्टिंग मटेरियल हमारा क्या है, हाइड्रोकार्बन, और इस हाइड्रोकार्बन का ट्रीटमेंट किया जा रहा है H2PdBSO4। इससे हमें अगेन एक हाइड्रोकार्बन मिला जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C8H8। फिर उसका फर्दर नेक्स्ट रिएजेंट से ट्रीटमेंट किया गया जो कि क्या है हमारा HBO, दैट इज हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। उसके थ्रू हमें प्रोडक्ट एक्स मिल रहा है। तो बढ़ते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। तो देखिएगा यहाँ पर जो स्टार्टिंग मटेरियल है हमारा दैट इज C8H6। इसका हम क्या करते हैं, सबसे पहले डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन काउंट कर लेते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर टोटल कार्बन कितने हैं, 8, तो 8 + 1 - 6/2, तो यहाँ से डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हमारा आ जाएगा 6। इस 6 को हम ब्रेक कर लेते हैं 4 + 2 के कॉम्बिनेशन में। तो यहाँ से हमें क्या इंडिकेट हो रहा है कि यहाँ पर ये जो गिवन कंपाउंड होगा इसके अंदर बेसिकली एक एरोमेटिक रिंग होगी कुछ इस प्रकार से, बेंजीन रिंग। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि बेसिकली यहाँ पर हमारे 6 कार्बन तो यूटिलाइज हो चुके हैं। अब हमें बचे हुए 2 कार्बन के साथ ये जो 2 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है इनको अकोमोडेट करना है। तो उसका बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा कि हम यहाँ पर अल्काइन बना दें। ठीक, तो इस गिवन कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाएगा C8H6। ठीक, नेक्स्ट स्टेप में ये जो स्टार्टिंग मटेरियल है इसका सबसे पहले ट्रीटमेंट किया गया बेसिकली रोजनमुंड कैटलिस्ट के साथ। रोजनमुंड्स कैटलिस्ट, वो क्या करेगा, रोजनमुंड कैटलिस्ट आपका ये जो अल्काइन है इस अल्काइन को किस में कन्वर्ट कर देगा, अल्कीन में। कुछ इस प्रकार से हमें रिजल्टिंग प्रोडक्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा, CH डबल बॉन्ड CH2। तो ये क्या मिला, इस प्रोडक्ट का क्या कॉमन नेम है, स्टाइरीन। फर्दर इस गिवन कंपाउंड का HBO किया गया दैट इज हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर क्या होगा, एंटी मार्कोनी रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर अल्कोहल एज द फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा। तो देखिए कुछ इस प्रकार का यहाँ पर फाइनल प्रोडक्ट अल्कोहल हमें देखने को मिलेगा। दिस विल बी योर फाइनल प्रोडक्ट कैपिटल X। तो ये जो फाइनल प्रोडक्ट है कैपिटल X ये कौन से ऑप्शन से मैच करता है, इजीली हम देख सकते हैं कि हमारे ऑप्शन C से मैच कर रहा है। तो ऑप्शन C इज आवर रिक्वायर्ड आंसर, यही हमें गिवन है। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट पूछा गया है कि द मेजर प्रोडक्ट Y इज। तो यहाँ पर दोबारा ये जो स्टार्टिंग मटेरियल था C8H6 इसका बेसिकली फॉलोइंग इस सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन के थ्रू हमें प्रोडक्ट Y देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या किया गया, ये जो गिवन स्टार्टिंग मटेरियल था इसका सॉल्वोलिसिस किया गया वाटर में और इन प्रेजेंस ऑफ Hg2+ एंड एसिड कैटालाइज मीडिया, इससे कुछ कंपाउंड मिला हमें। फर्दर उसका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ ट्रीटमेंट किया गया फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। फर्दर उसका एसिड कैटालाइज मीडिया की प्रेजेंस में हीट किया गया और उससे फाइनल प्रोडक्ट Y बन रहा है। तो हमें प्रोडक्ट Y बताना है। तो बढ़ते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। तो देखिए ये हमारा स्टार्टिंग मटेरियल है C8H6 जिसका स्ट्रक्चर अभी हमने पता किया है, जिसका कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर है। ठीक, इस गिवन कंपाउंड का हमने क्या किया बेसिकली सॉल्वोलिसिस किया नहीं वाटर में इन प्रेजेंस ऑफ Hg2+ और एसिड कैटालाइज मीडिया यहाँ पर प्रेजेंट है। तो यहाँ पर क्या होगा बेसिकली आप देख रहे हैं ये जो अल्काइन है इसका क्या कर रहे हैं हम सॉल्वोलिसिस कर रहे हैं वाटर में इन प्रेजेंस ऑफ Hg2+ एंड एसिड कैटालाइज मीडिया। तो हमारी कौन सी रिएक्शन होगी, कुचेरो रिएक्शन होगी। इस रिएक्शन के थ्रू ये जो गिवन अल्काइन है किस कन्वर्ट हो जाएगा, बेसिकली ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारे कार्बोनिल कंपाउंड में और कुछ इस प्रकार का हमें रिजल्टिंग यहाँ पर प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। ये आपका बन गया यहाँ पर कार्बोनिल कंपाउंड। अब इस कार्बोनिल कंपाउंड का फर्दर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन कराया गया। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अंदर यहाँ पर डेल्टा माइनस या डेल्टा प्लस, तो यहाँ पर ये एज ए न्यूक्लियोफाइल इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे कार्बोनिल का जो ये कार्बन सेंटर कैसा सेंटर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर यहाँ पर अटैक कर देगा, पाई बॉन्ड यहाँ पर ब्रेक हो जाएगा और कुछ इस प्रकार का इंटरमीडिएट स्पीसीज हमें देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपका मिथाइल, यहाँ पर CH2CH3 और यहाँ पर आपका O-। ठीक, फर्दर इस गिवन टेट्राहाइड्रल इंटरमीडिएट को हम वाटर से ट्रीट करेंगे तो यहाँ पर हमें फाइनल हमारा अल्कोहल प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। ये देखिए ये हमारा अल्कोहलिक प्रोडक्ट यहाँ पर हमें देखने को मिल गया। ठीक,
अब हमने क्या किया, इस गिवन कंपाउंड को एसिड कैटालाइज मीडिया की प्रेजेंस में हीट किया, तो होगा क्या, यहाँ पर बेसिकली ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ये क्या हो जाएगा, प्रोटोनेट हो जाएगा, इस H+ को एक्सेप्ट कर लेगा और यहाँ से वाटर की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा और वहाँ पर जनरेशन ऑफ कार्बोकेटायन हो जाएगा। तो मैं इसको यहाँ पर शॉर्ट में लिख रहा हूँ आपके लिए कि यहाँ पर सीधे यहाँ पर हमारा कार्बोकेटायन आ चुका है, CH3, यहाँ पर हमारा इथाइल ग्रुप और ये हमारा कार्बोकेटायन, ठीक। और चूंकि हम इस रिएक्शन मिक्सचर को हीट भी कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या होगा, जो भी काउंटर आयन होगा वो इस हाइड्रोजन को इन द फॉर्म ऑफ प्रोटोन क्या कर लेगा, एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और यहाँ पर आपका अल्कीन डेवलप हो जाएगी। तो जो रिजल्टिंग प्रोडक्ट रहेगा वो हमारा कुछ इस प्रकार का रहेगा। जो हमारा रिजल्टिंग प्रोडक्ट रहेगा कुछ इस प्रकार का रहेगा। तो जो रिजल्टिंग प्रोडक्ट है वो कुछ इस प्रकार का हमें यहाँ पर दिखाई देगा अपना, ये बेंजीन रिंग, फर्दर एक कार्बन और यहाँ पर हमारा डबल बॉन्ड और दोनों मिथाइल ग्रुप एक तरफ। तो इस प्रकार का हमारा यहाँ पर आपको फाइनल प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट कैपिटल Y है, ठीक है। देख लीजिए कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है। अगर हम ध्यान से देखें तो ये मैच करता है हमारे ऑप्शन डी से। सो ऑप्शन डी विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर और यही हमें गिवन है, देख लीजिए, ठीक। नेक्स्ट हमें क्या गिवन है, इन द फॉलोइंग रिएक्शन द मेजर प्रोडक्ट इज, यानी इस गिवन रिएक्शन के अंदर मेजर प्रोडक्ट क्या होगा ये हमें बताना है। तो बढ़ते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। तो सिंपली यहाँ पर हमें क्या देखना है कि यहाँ पर हमें क्या गिवन है, 1,3-ब्यूटाडाइन गिवन है और उसका 1 इक्विवेलेंट HBr से ट्रीटमेंट किया जा रहा है और यहाँ पर हमें कोई टेम्परेचर मेंशन नहीं है। तो सिंपली हमें इस रिएक्शन को हाई टेम्परेचर पर मानते हुए 1,4 एडिशन प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट बना देना है। इसका क्या मतलब है, देखिएगा हमें यहाँ पर क्या गिवन है, सबस्ट्रेट 1,3-ब्यूटाडाइन गिवन है, ठीक है। नंबरिंग कर देते हैं, नंबर 1 कार्बन, नंबर 2 कार्बन, नंबर 3 कार्बन, नंबर 4 कार्बन, ठीक है। यहाँ पर नंबर 4 कार्बन। जैसे ही आपने इसका 1 इक्विवेलेंट HBr से ट्रीटमेंट किया, ठीक है, तो आपका रिजल्टिंग कार्बोकेटायन कुछ इस प्रकार का बनेगा, ठीक। यहाँ पर आपको इसका रेजोनेंस करवा देना है। जैसे आप इसका रेजोनेंस करवाएंगे तो कुछ इस प्रकार की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। आप क्या कर देना है, Br- को इस 4th पोजीशन पे आपको ऐड कर देना है। तो आपका जो रिजल्टिंग कंपाउंड आपको देखने को मिलेगा, रिजल्टिंग प्रोडक्ट, वो कुछ इस प्रकार का आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपका मिथाइल ग्रुप है और यहाँ पर एक हाइड्रोजन जो शुरुआत में ऐड हुआ था। तो बेसिकली हम क्या देख रहे हैं, हम यहाँ से क्या देख रहे हैं, यहाँ से हम क्या समझ सकते हैं, देखिएगा यहाँ से हम ये समझ सकते हैं कि जो हमारा हाइड्रोजन है वो कहाँ ऐड हुआ, 1 2 3 4, यानी हाइड्रोजन ऐड हुआ हमारे फर्स्ट पोजीशन पे और ब्रोमीन कहाँ ऐड हुआ, हमारा 4th पोजीशन पे। तो ये हमारा 1,4 एडिशन प्रोडक्ट है और यही प्रोडक्ट हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा। हाँ, अगर यहाँ पर आपको मेंशन कर दिया जाता वेरी लो टेम्परेचर अराउंड -80 डिग्री सेंटीग्रेड, -78 डिग्री सेंटीग्रेड, तो उस केस में क्या करना था, आपको 1,2 एडिशन प्रोडक्ट को मेजर बना देना था। Br- को हम इसी जगह पे अटैच कर देते जहाँ पर ये कार्बोकेटायन है, ठीक है। तो ये हमारा इस केस में ये मेजर प्रोडक्ट आपका हो जाएगा। और ये कौन से ऑप्शन से मैच होता है हमारा, देखिएगा ये मैच होता है हमारा ऑप्शन डी से। सो ऑप्शन डी विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर। तो यही हमें गिवन है, ठीक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द नंबर ऑफ द हाइड्रोक्सिल ग्रुप इन Q इज। तो बेसिकली जो रिजल्टिंग प्रोडक्ट बनेगा हमारा उसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स कितने होंगे ये हमें बताना है, ठीक। तो बढ़ते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। तो देखिएगा सबसे पहले इस गिवन अल्कोहलिक कंपाउंड का एसिड कैटालाइज मीडिया से ट्रीटमेंट किया गया और हीट किया गया इस रिएक्शन मिक्सचर को। तो सिंपल सी बात है, जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है H+ को ट्रैप कर लेगा और यहाँ से जैसे ही ट्रैप करेगा तो इसको लिख लेते हैं सबसे पहले कुछ इस प्रकार का रिजल्टिंग स्पीसीज हमें देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर दोनों मिथाइल ग्रुप है हमारे, यहाँ पर ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है इसने प्रोटॉन को ट्रैप कर लिया है, तो कुछ इस प्रकार का स्पीसीज हमें देखने को मिला। यहाँ पर ये हाइड्रोजन है आपका, ठीक। नेक्स्ट और यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड भी है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा आपका, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से वाटर एज अ लिविंग ग्रुप यहाँ से बाहर निकल जाएगा। जैसे ही वाटर यहाँ से लिविंग ग्रुप के रूप में बाहर निकलेगा आपका कार्बोकेटाइन जनरेट होगा। तो कुछ इस प्रकार से आपका कार्बोकेटाइन यहाँ जनरेट हो गया। ये आपका यहाँ पर कार्बोकेटाइन जनरेट हो चुका है, ठीक। अब क्या करना है, अब देखिए यहाँ पर क्या होगा आपका नेक्स्ट स्टेप में
नेक्स्ट स्टेप में आपका 1,2 मिथाइल शिफ्ट होगा। ये देखिए, ये मिथाइल जो ग्रुप है ये यहाँ आ जाएगा, 1,2 मिथाइल शिफ्ट होगा। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इससे हमारा जो कार्बोकैटायन है वो स्टेबिलिटी गेन करेगा 1,2 मिथाइल शिफ्ट। तो जैसे ही 1,2 मिथाइल शिफ्ट हुआ, जो हमारी रिजल्टिंग स्ट्रक्चर है वो कुछ इस प्रकार की आपको दिखेगी और आपका कार्बोकैटायन यहाँ आ जाएगा। आपका डबल बॉन्ड अभी भी यहीं कहीं बना हुआ है, ठीक। अब फर्दर चूंकि इस रिएक्शन मिक्सचर को हीट भी किया जा रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, जो हमारा काउंटर आयन है, काउंटर आयन इस हाइड्रोजन को इन द फॉर्म ऑफ प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेगा और यहाँ पर आपका इस प्लेस पर आपका डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस हो जाएगा। तो देखिए, जो रिजल्टिंग स्पीसीज बनेगी आपका कुछ इस प्रकार की बनेगी। यहाँ पर आपका ऑलरेडी डबल बॉन्ड था, यहाँ एक पाई बॉन्ड आ चुका है और ये जो हमारा रिजल्टिंग कंपाउंड बना। फर्दर इस रिजल्टिंग कंपाउंड, ये रिजल्टिंग कंपाउंड का नाम क्या दिया गया है? पी दिया गया है। इस कंपाउंड का नाम है आपका पी। फर्दर जो कंपाउंड पी है उसका ट्रीटमेंट किया गया एक्वस डाइल्यूट KMnO4 एक्सेस में, और टेम्परेचर है वेरी लो टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस केस में क्या होगा, जो आपका एक्वस डाइल्यूट KMnO4 एट वेरी लो टेम्परेचर डबल बॉन्ड पे क्या करेगा, सिन डाइहाइड्रोक्सिलेशन करेगा। यानी हमें इस पाई बॉन्ड को ब्रेक कर देना है दोनों ही केस में, क्योंकि एक्सेस में गिवन है हमें रिएजेंट, दोनों जगह पाई बॉन्ड को ब्रेक कर देना है और वहां पर उन दोनों कार्बन पर उन दोनों विसिनल कार्बन पर बेसिकली हमें क्या लगा देना है, वहां पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप को अटैच कर देना है। देखिए किस प्रकार से हम करेंगे, देखिएगा यहाँ पर इस स्ट्रक्चर को हम यहाँ लिख लेते हैं, फर्दर यहाँ लिख लेते हैं हम रिजल्टिंग। ये जो जैसे हम कंपाउंड पी का ट्रीटमेंट करेंगे तो हमें रिजल्टिंग जो स्ट्रक्चर मिलेगा क्यू, वो कुछ इस प्रकार का होगा। देखिएगा यहाँ पर हमने क्या कर दिया, पाई बॉन्ड को ब्रेक कर दिया और दोनों जगह अपने हाइड्रोक्सिल ग्रुप को अटैच कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर भी हमने सेम एज इट इज ऐसा ही किया, इस पाई बॉन्ड को ब्रेक कर दिया और हाइड्रोक्सिल ग्रुप को अटैच कर दिया। ये हमारा कंपाउंड आपका हो जाएगा क्यू, ये कंपाउंड आपका क्यू हो जाएगा। तो इस कंपाउंड क्यू में हम क्या देख रहे हैं, क्यू में हम यही पूछा गया है कि नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप इन द कंपाउंड क्यू। तो इस जो रिजल्टिंग कंपाउंड है क्यू, जो प्रोडक्ट बनाया उसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप कितने, तो देखिएगा हमारे यहाँ पर टोटल हाइड्रोक्सिल ग्रुप कितने हमें दिखाई दे रहे हैं, देखिएगा 1 2 3 एंड 4। तो टोटल 4 हाइड्रोक्सिल ग्रुप हमें देखने को मिल रहे हैं एंड 4 विल बी और रिक्वायर्ड आंसर, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिएगा यही आंसर के रूप में हमें गिवन है, ठीक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन दैट गिव एन एरोमेटिक कंपाउंड एज द मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर हमें डिफरेंट रिएक्शन दी गई है और पूछा गया है कि किस रिएक्शन में हमें एरोमेटिक प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। तो बढ़ते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन। तो देखिएगा यहाँ पर क्या है, आपका बेंजीन है, इसका क्लोरीनेशन किया जा रहा है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो सिंपली यहाँ से आपका क्या प्रोडक्ट मिलेगा, कुछ इस प्रकार का रिजल्टिंग प्रोडक्ट मिलेगा। दिस विल बी द रिजल्टिंग प्रोडक्ट, और इस प्रोडक्ट का नाम क्या है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, इसको लिखते हैं BHC, ठीक है। तो इस केस में तो हमें कोई एरोमेटिक प्रोडक्ट देखने को नहीं मिल रहा। बी वाले केस पे की बात करते हैं। बी वाले केस में जो विसिनल डाइहैलाइड है, विसिनल डाइहैलाइड का सबसे पहले आपने ट्रीटमेंट किया अल्कोहलिक केस से, तो यहाँ पर क्या होगा, आपकी एलिमिनेशन रिएक्शन होगी। बेसिकली आपका क्या होगा, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन होगा। डिहाइड्रो हैलोजिनेशन के थ्रू कुछ इस प्रकार का आपको यहाँ पर प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। यहाँ पर CH3, यहाँ पर डबल बॉन्ड और यहाँ पर आपका ब्रोमीन, ठीक। कुछ इस प्रकार का प्रोडक्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक। नेक्स्ट केस में क्या होगा, नेक्स्ट केस में आपका NiNH2 सोडामाइड से आपने ट्रीटमेंट किया है। सोडामाइड आपका अल्कोहलिक KOH की तुलना में और स्ट्रॉन्गर बेस है, तो दोबारा आपकी एलिमिनेशन रिएक्शन होगी। बेसिकली आपका डिहाइड्रो हैलोजिनेशन होगा और उसके थ्रू आपका यहाँ पर कुछ इस प्रकार का प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। ये क्या बना, आपका प्रोपाइन बना। क्या बना, प्रोपाइन। फिर इस प्रोपाइन का क्या ट्रीटमेंट किया गया, नेक्स्ट इसको पास किया गया रेड हॉट आयरन ट्यूब से, वेरी हाई टेम्परेचर है वहाँ पर मेंटेन किया गया है। इसको पास किया गया रेड हॉट आयरन ट्यूब से, जहाँ पर आपका टेम्परेचर कितना है 873 केल्विन। तो यहाँ पर क्या होगा, आपकी पॉलीमराइजेशन रिएक्शन होगी। इस पॉलीमराइजेशन रिएक्शन के थ्रू ये जो आपका प्रोपाइन है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कुछ इस प्रकार की कंपाउंड को आपको जनरेट करेगा। ये जो कंपाउंड है आपका क्या है 135 ट्राइमिथाइल बेंजीन, और इसका एक और कॉमन नेम है दैट इज द मैसिटिलीन। तो बी वाले केस में हमें एरोमेटिक प्रोडक्ट मिल रहा है, तो बी हमारा आंसर का पार्ट हो जाएगा। फर्दर हम चेक करते हैं सी वाले केस को, चेक करते हैं। सी वाले केस में जो गिवन अल्किल हैलाइड इसका बेस से ट्रीटमेंट किया गया, तो एलिमिनेशन रिएक्शन के थ्रू बेसिकली यहाँ पर क्या होगा, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन होगा और कुछ इस प्रकार का रिजल्टिंग प्रोडक्ट हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। और ये जो प्रोडक्ट मिला है हम जानते हैं कि कैसा प्रोडक्ट है, एंटी
एरोमेटिक प्रोडक्ट। ठीक, तो ये तो हमारा आंसर का पार्ट नहीं होगा, ये भी हमारा आंसर का पार्ट नहीं होगा। वहीं बात कर लेते हैं डी वाले केस में। डी वाले केस में इस प्रकार का हाइड्रोकार्बन गिवन है और इसका ट्रीटमेंट किया गया बेस से। जैसे ही बेस से ट्रीटमेंट करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, आपका एसिड बेस रिएक्शन होगा। एसिड बेस रिएक्शन के थ्रू आपका एक कॉन्जुगेट बेस बन जाएगा। ये जो कॉन्जुगेट बेस हम बना है, हम जानते हैं अपनी प्रीवियस नॉलेज से कि सीधी सीधी बात है कि जो कॉन्जुगेट बेस जो कि एनायन है, कैसा है, एरोमेटिक नेचर का है। आप इसे देख भी सकते हैं कि ये जो मोनोसाइक्लिक सिस्टम है, यहाँ पर क्या है, सभी कार्बन एटम का अगर आप हाइब्रिडाइजेशन चेक करेंगे तो sp2 साइक्लिक सिस्टम है और प्लेनर है, और यहाँ पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन। तो बेसिकली क्या हो गया आपका, हकेल रूल को फॉलो कर रहा है, सो ये कंपाउंड कैसा हो जाएगा आपका, एरोमेटिक। तो यहाँ पर जो रिजल्टिंग प्रोडक्ट हमें देखने को मिल रहा है बेसिकली वो भी हमारा एरोमेटिक नेचर का है। तो डी ऑप्शन भी हमारा आंसर का पार्ट हो जाएगा। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी बी कॉमा डी। तो यही हमें गिवन है, यही हमें गिवन है यहाँ पर। तो यही हमें आंसर के रूप में यहाँ पर गिवन है। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स विच may be formed on monobromination of the 1-methyl cyclohexane using Br2 and UV light is। तो बढ़ते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। तो देखिएगा यहाँ पर हमें क्या गिवन है, 1-methyl cyclohexane, जिसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का होगा हमारा। ये स्ट्रक्चर हो जाएगा हमारा 1-methyl cyclohexane का। इस गिवन हाइड्रोकार्बन का हमने क्या किया, ब्रोमिनेशन किया इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो यहाँ पर प्रोडक्ट बनाने के लिए क्या कर देना है हमें, जितने भी यहाँ पर प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले जितने भी पॉसिबल एलाइलिक फ्री रेडिकल बनते हैं वो सब हमें बना लेने हैं, और फिर हमें उन फ्री रेडिकल्स, एलाइलिक फ्री रेडिकल्स को ब्रोमीन फ्री रेडिकल के साथ कंबाइन करके अपना प्रोडक्ट बता देना है। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, अपने जितने भी पॉसिबल हमारे एलाइलिक फ्री रेडिकल हैं उनको बना लेते हैं। तो देखिएगा एक एलाइलिक फ्री रेडिकल हमारा कुछ इस प्रकार से बनेगा। ठीक, एक एलाइलिक फ्री रेडिकल हमारा यहां से बन सकता है कुछ इस प्रकार से। एक एलाइलिक फ्री रेडिकल हमारा इस पोजीशन से बन सकता है। देखिए यहाँ CH3 और यहाँ पर हमारा फ्री रेडिकल। ठीक है, अब जो भी यहाँ पर फ्री एलाइलिक फ्री रेडिकल मिले हमें इनका रेजोनेंस भी करवाना है, और रेजोनेंस करवा के रिजल्टिंग एलाइलिक फ्री रेडिकल जनरेट कर देने। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार का आपको देखने को मिलेगा, CH2 फ्री रेडिकल यहाँ। नेक्स्ट केस में आपका जो फ्री रेडिकल है रेजोनेंस करके कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, और मिथाइल ग्रुप ऐसे कैसे हैं। और यहाँ पर जब आपका रेजोनेंस होगा तो ये जो आपका एलाइलिक फ्री रेडिकल है ये यहाँ आ जाएगा, यहाँ पर, और डबल बॉन्ड आपका यहाँ पर। तो ये सभी हमें एलाइलिक फ्री रेडिकल्स मिल चुके हैं। अब हमें नेक्स्ट स्टेप क्या कर देना है, ब्रोमीन फ्री रेडिकल। ब्रोमीन फ्री रेडिकल को लेके आना है और उस ब्रोमीन फ्री रेडिकल को इन फ्री रेडिकल के साथ कंबाइन करते जाना। यहाँ पर भी हम ब्रोमीन फ्री रेडिकल लेके आएंगे अपना, ये देखिए, और इस ब्रोमीन फ्री रेडिकल को इस फ्री रेडिकल के साथ कंबाइन कर देंगे कुछ इस प्रकार से। यहाँ पे भी हम अपना ब्रोमीन फ्री रेडिकल लेके आए और इस फ्री रेडिकल के साथ हम कंबाइन कर देंगे। ये हमारा ब्रोमीन फ्री रेडिकल, ये ब्रोमीन फ्री रेडिकल आया और ये कॉम्बिनेशन हुआ। यहाँ पर भी हमारा ब्रोमीन फ्री रेडिकल आया और ये हमारा कॉम्बिनेशन हुआ। ठीक है, तो इनसे जो बनने वाले प्रोडक्ट हैं इनको हम नेक्स्ट स्लाइड पे लिख लेते हैं। देखिएगा क्या क्या पॉसिबल प्रोडक्ट बनेंगे हमारे। एक प्रोडक्ट ये बनेगा हमारा, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर CH2 Br। नेक्स्ट केस में यहाँ पर हमारा ब्रोमीन होगा, यहाँ पर हमारा CH3 ग्रुप, यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ Br। नेक्स्ट केस में यहाँ हमारा डबल बॉन्ड है, यहाँ CH3, यहाँ पर Br होगा। ठीक है, नेक्स्ट केस में क्या होगा, ये जो हमारा डबल बॉन्ड है यहाँ पर होगा और यहाँ हमारा Br होगा इस केस में। ठीक है, नेक्स्ट केस में क्या होगा, हमारा डबल बॉन्ड यहाँ पर, CH3 ऐसे कैसे यहीं पर, और ब्रोमीन हमारा यहाँ पर। नेक्स्ट केस में क्या होगा, हमारा डबल बॉन्ड यहाँ पर
और हमारा ब्रोमीन यहाँ पर। ठीक है, तो ये सारे मोनोब्रोमो डेरिवेटिव्स हमें देखने को मिलेंगे। अब देख लेते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से प्रोडक्ट हमारे कायरल हैं, देखते हैं। तो फर्स्ट वाले केस में देखें तो ये हमारा जो प्रोडक्ट है ये अकायरल है, यानी यहाँ पर कोई कायरल सेंटर आपका नहीं है, सिंपली अकायरल प्रोडक्ट है, तो एक ही स्टीरियो आइसोमर की फॉर्म में रहेगा। नेक्स्ट, अगर सेकंड वाले केस की बात करें तो यहाँ पर ये हमारा कायरल सेंटर आपका जनरेट हुआ है, तो कायरल सेंटर जनरेट हुआ है और उस पूरे कंपाउंड के अंदर सिर्फ एकमात्र एक ही है कायरल सेंटर, तो डायरेक्टली कंपाउंड आपका कायरल कंपाउंड हो गया। तो यहाँ पर हमें दो स्टीरियो आइसोमर देखने को मिलेंगे, एक आर एक एस। ठीक है, नेक्स्ट वाले केस के अंदर यहाँ पर ये कायरल सेंटर जनरेट हुआ है, यहाँ पर ये कायरल सेंटर जैसे ही जनरेट हुआ है तो यहाँ पर हमें दो फॉर्म मिलेगी, एक आर और एक्स, तो यहाँ पर टोटल 2 स्टीरियो आइसोमर हमें देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट केस के अंदर अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर भी एक हमारा कायरल सेंटर जनरेट हुआ है, तो बेसिकली इस कंपाउंड के अंदर ये सिर्फ एकमात्र एक ही कायरल सेंटर है, तो यहाँ पर भी एक आर फॉर्म देखने को मिलेगी, एक एस फॉर्म देखने को मिलेगी, तो यहाँ से भी 2 स्टीरियो आइसोमर देखने को मिलेंगे। और अगर आप ध्यान से देखें ये दोनों, तो ये दोनों तो सेम है, आप इस कंपाउंड को आप क्या कर दें 180 डिग्री रोटेट कर दें, तो ये दोनों क्या है, सेम है, ये दोनों तो क्या है, सेम है, तो हम इसको काउंट नहीं करेंगे। ठीक, क्योंकि हम ऑलरेडी इसको काउंट कर चुके हैं। नेक्स्ट की बात करें तो यहाँ पर ये हमारा कायरल सेंटर जनरेट हुआ है, कायरल सेंटर जनरेट होने से यहाँ पर बेसिकली और सिर्फ इस गिवन कंपाउंड के अंदर ये एकमात्र एक ही कायरल सेंटर है आपका, तो सिंपली यहाँ पर इस कंपाउंड को हम कायरल कंपाउंड बोल देंगे और ये आर और एस दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, तो ओवरऑल यहाँ से 2 स्टीरियो आइसोमर हमें देखने को मिलेंगे। सो टोटल स्टीरियो आइसोमर्स हम काउंट कर लेते हैं, देखिए यहाँ से कितने हो गए 5 6 7 8 9, सो टोटल 9 हमें मोनोब्रोमो डेरिवेटिव्स देखने को मिल रहे हैं। सो 9 विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर, तो यही हमें गिवन है, देखिएगा यही हमें गिवन है। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, करेक्ट मैच ऑफ द CH bonds shown in the board in column J with their bond dissociation energy in the column K is। तो आइए इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम जो क्या प्रिंसिपल बेसिकली फंडामेंटल यूज करेंगे, बेसिकली हमें यहाँ पर क्या करना है, PQRS जो कंपाउंड गिवन है इनका हमें फ्री रेडिकल बना लेना है, और हमें इस बात को ध्यान रखना है कि स्टेबिलिटी ऑफ द फ्री रेडिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनवर्स ऑफ द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। कहने का क्या मतलब है, स्टेबिलिटी of free radical generated directly proportional to the inverse of bond dissociation energy, यानी जो फ्री रेडिकल जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उसके लिए बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी उतना ही कम आएगा। तो सिंपली हम क्या करें, यहाँ पर PQRS जो गिवन कंपाउंड इनका फ्री रेडिकल बना लेते हैं और उनको स्टेबिलिटी के ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं। तो देखिए P केस में जो फ्री रेडिकल बनेगा हमारा कुछ इस प्रकार का बनेगा, यहाँ पर दोनों मिथाइल ग्रुप हैं, और Q केस में जो हमारा फ्री रेडिकल बनेगा वो कुछ इस प्रकार का बनेगा, CH2PH, और R केस में जो हमारा फ्री रेडिकल बनेगा वो कुछ इस प्रकार का विनाइलिक फ्री रेडिकल बनेगा, और S वाले केस में जो हमारा फ्री रेडिकल बनेगा वो कुछ इस प्रकार का बनेगा, C≡CH। अब हमें क्या करना है, इन गिवन फ्री रेडिकल्स का स्टेबिलिटी का ऑर्डर अरेंज कर लेना है। तो देखिएगा स्टेबिलिटी का ऑर्डर हम अरेंज कर लेते हैं। हम क्या देख रहे हैं कि P वाले केस में ये जो फ्री रेडिकल है इन दोनों मिथाइल के पॉजिटिव हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट के द्वारा स्टेबलाइज है। Q वाले केस के अंदर ये जो फ्री रेडिकल है फिनाइल के साथ रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज फ्री रेडिकल है। जबकि R और S केस के अंदर ये जो दोनों फ्री रेडिकल है ये बेसिकली क्या है, डीस्टेबलाइज फ्री रेडिकल है। ठीक है, तो यहाँ पर इस बिहाफ पर हम बोल सकते हैं कि जो Q वाला फ्री रेडिकल है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज फ्री रेडिकल है, तो वो सबसे ज़्यादा स्टेबल, उससे कम आपका P वाला फ्री रेडिकल, उससे कम। तो देखिए यहाँ पर मोर द परसेंटेज एस कैरेक्टर लेस विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ द फ्री रेडिकल। तो यहाँ पर जितना ज़्यादा परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ता जाएगा उतना ही ज़्यादा हमारा फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी घटता जाएगा। सो इस बिहाफ पर जो हमारा R वाला फ्री रेडिकल है उसका स्टेबिलिटी S वाले फ्री रेडिकल से ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो रिवर्स ऑर्डर हो जाएगा वो किसका ऑर्डर हो जाएगा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का, यानी जिसका स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा उसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या हो जाएगा आपका, सबसे कम, और जिसका स्टेबिलिटी सबसे कम उसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सबसे ज़्यादा। तो इस बिहाफ पर R का बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज़्यादा होगा P से, और P का बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज़्यादा होगा Q का। जहाँ पर सबसे ज़्यादा जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी आएगी वो S के लिए आएगी। तो देखिए यहाँ पर
जो सबसे ज़्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी वो एस के लिए आएगी, तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कितनी है 132, तो एस का मैच हो गया फर्स्ट से। और क्यू के लिए बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सबसे कम, तो क्यू का मैच हो जाएगा आपका 4 से। और आर का मैच आपका हो जाएगा सेकंड केस से, ठीक। और पी का मैच हो जाएगा आपका थर्ड केस से। सो इस ऑर्डर में हमें मैच कर लेना है कि हमारा कॉम्बिनेशन किसके, पी का थर्ड है, तो बी और डी क्रॉस हो गए। क्यू का 4 के साथ मैच है, तो देखिए पी का थर्ड, क्यू का 4, आर सेकंड और एस फर्स्ट, तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया, ठीक। तो यहीं पर यही हमारा आंसर है, ठीक है, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द टोटल नंबर ऑफ द कायरल मॉलिक्यूल्स फॉर्म्ड फ्रॉम वन मॉलिक्यूल ऑफ पी ऑन कंप्लीट ओजोनोलिसिस इज, यानी ये जो कंपाउंड पी है, इस कंपाउंड पी का कंप्लीट ओजोनोलिसिस करने के बाद कितने कायरल प्रोडक्ट, कायरल मॉलिक्यूल्स हमें देखने को मिलेंगे, वो सभी हमें गिन के बताने। तो बढ़ते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। देखिएगा, जैसे ही इस कंपाउंड पी का हमने यहाँ पर क्या किया, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, ये क्या है O3 जिंक H2, ये क्या बता रहा है, ये रीजेंट किसको इंडिकेट कर रहा है, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस को। तो जैसे हमने रिडक्टिव ओजोनोलिसिस किया, हमने पहले इस पाई बॉन्ड को ब्रेक कर दिया, तो देखिए यहाँ पर क्या बना, कुछ इस प्रकार का एसिटल्डिहाइड कंपाउंड मिलेगा हमें, और इस जगह पे भी डबल बॉन्डों को ऐड कर देंगे हम, ठीक। यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप हमारा डाउन की तरफ और मिथाइल ग्रुप हमारा अप की तरफ, ठीक। यहाँ पर इस पाई बॉन्ड को भी हमें ब्रेक कर देना है, तो कुछ यहाँ से इस प्रकार का कार्बोनिल कंपाउंड, और यहाँ पर जो नेक्स्ट मिलेगा कुछ इस प्रकार का कार्बोनिल कंपाउंड यहाँ मिलेगा। यहाँ पर डाउन की तरफ है मिथाइल ग्रुप और अप की तरफ है हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक। इस पाई बॉन्ड को ब्रेक कर देना है, तो यहाँ पर C डबल बॉन्ड हो और ये हाइड्रोजन, ठीक। यहाँ पर आपका क्या होगा, डबल बॉन्ड हो, नेक्स्ट यहाँ पर आपका डाउन की तरफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप और अप की तरफ है आपका मिथाइल ग्रुप, ये मिथाइल ग्रुप आ गया यहाँ पर आपका, ठीक। और यहाँ पर आ गया आपका, इस पाई बॉन्ड को भी आपको ब्रेक कर देना है, C डबल बॉन्ड O, और रिमेनिंग जो प्रोडक्ट है उसको यहाँ लिख रहे हैं, तो यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, ये हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ पर डाउन की तरफ है आपका मिथाइल ग्रुप, ठीक है, और आपका अप की तरफ है हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक। नेक्स्ट यहाँ पर इस पाई बॉन्ड को भी आपको ब्रेक कर देना है, और यहाँ पर है आपका डबल बॉन्ड O, नेक्स्ट यहाँ पर डबल बॉन्ड O, फिर नेक्स्ट यहाँ पर डाउन की तरफ है आपका मिथाइल ग्रुप और अप की तरफ है आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप। फर्दर इस पाई बॉन्ड को भी आपको ब्रेक कर देना है, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर जो फाइनल मॉलिक्यूल मिलेगा आपको दैट इज एसिटल्डिहाइड। तो ये सारे प्रोडक्ट्स हमें देखने को मिलेंगे। यहाँ पर प्लस का साइन लगाते हैं, प्लस इसको दूसरे कलर से रिप्रेजेंट कर देते हैं ताकि आप इजीली देख सकें इसको। ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ये सारे प्रोडक्ट्स हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ठीक। अब हमें बताना है कि इन सभी प्रोडक्ट में से कौन सा प्रोडक्ट हमारा कायरल प्रोडक्ट होगा। तो देखिए फर्स्ट केस का ये जो हमारा प्रोडक्ट है अकायरल है। क्यों अकायरल है? बिकॉज ऑफ द प्लेन ऑफ सिमेट्री। नेक्स्ट इसके सेकेंड प्रोडक्ट की बात की जाए, ये भी अकायरल प्रोडक्ट बिकॉज ऑफ द प्लेन ऑफ सिमेट्री। नेक्स्ट थर्ड वाले केस की बात करें तो यहाँ पर इस गिवन कंपाउंड के अंदर ये हमारा क्या है, कायरल सेंटर, और इस पूरे कंपाउंड के अंदर एकमात्र यही कायरल सेंटर प्रेजेंट है आपका। तो ये पूरा का पूरा प्रोडक्ट आपका क्या हो जाएगा, कायरल प्रोडक्ट हो जाएगा। तो ये हमारा कायरल प्रोडक्ट है, ठीक। नेक्स्ट इसके नेक्स्ट प्रोडक्ट की बात करें तो यहाँ पर ये जो पूरा का पूरा जो प्रोडक्ट है आपका ये अकायरल है। क्यों अकायरल हुआ है? बिकॉज ऑफ द प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री के कारण ये आपका अकायरल प्रोडक्ट है। नेक्स्ट इसकी बात करें तो यहाँ पर ये जो सेंटर ये कायरल सेंटर है आपका, और ये पूरे कंपाउंड के अंदर एकमात्र यही कायरल सेंटर है। तो ये कंपाउंड कैसा हो जाएगा आपका, कायरल कंपाउंड हो जाएगा, कायरल प्रोडक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगर इस केस के अंदर बात करें तो यहाँ पर भी इस पूरे कंपाउंड के अंदर बेसिकली पूरा का पूरा कंपाउंड प्लेन ऑफ सिमेट्री की वजह से कैसा है आपका, अकायरल। नेक्स्ट ये जो एसिटल्डिहाइड ये भी अकायरल है बिकॉज ऑफ द प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो हमें टोटल कायरल प्रोडक्ट्स गिन के बताने। तो देखिए 1 एक हमारा यहाँ पर है कायरल प्रोडक्ट, ठीक।
दूसरा कायरल प्रोडक्ट हमारा यहाँ पर है। सो टोटल 2 हमें कायरल प्रोडक्ट्स देखने को मिलेंगे। सो 2 ही हमारा आंसर है यहाँ पर, ठीक। सो अंत में मैं आपको यही बोलना चाहूँगा कि लगन वह डोर है जो आपसे वो करवा लेती है जिसे करना सबके बस में नहीं होता। तो अगर आपने जो भी इफर्ट है, अपने जो भी वर्क है, आप उसको पूरे डेडिकेशन के साथ कर रहे हैं, पूरे प्रैक्टिस पेपर सोल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन को बहुत डेडिकेशन के साथ सोल्व कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे आप सफलता को प्राप्त करेंगे। सो इसी के साथ मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में।